नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। आज की इस वीडियो में, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारे सप्ताह के बाद के 3 दिन मॉक टेस्ट रहते हैं। तो उसी क्रम में चलते हुए आज जो हमारा मॉक टेस्ट है वो मॉक टेस्ट नंबर 8 है। आप सभी लोगों ने 7 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने वो मॉक टेस्ट कंप्लीट नहीं किए तो आप इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ पे आप एक मॉक टेस्ट नाम से सीरीज़ है, उस प्लेलिस्ट में आप उस सीरीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है मॉक टेस्ट की भी, और साथ ही साथ आपकी जो PYQ सीरीज़ चल रही है, कंप्लीट मैथ्स की जो PYQ सीरीज चल रही है UPSI के लिए, उसकी भी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। PYQ के तौर पे हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। जो हमारा अब टॉपिक चल रहा है PYQ सीरीज में वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमारा चल रहा है। अगर आप लोगों ने वो 5 चैप्टर में से भी कोई भी क्लास नहीं देखी तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहां से अपनी क्लास को कंप्लीट कर सकते हैं। इस चैनल पर हमारे इस टाइम पे जो चल रहा है वो मैथमेटिक्स में UPSI 2025 के लिए बहुत जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। उसमें साथ के साथ हमारी PYQ सीरीज भी और साथ के साथ हमारे मॉक टेस्ट भी कराए जा रहे हैं। आप सभी लोग इस 40 मॉक टेस्ट की सीरीज में, ये 40 मॉक टेस्ट हैं आपके। इस जो मॉक टेस्ट मैं कराता हूँ उसमें 40 क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं UPSI का जो एग्ज़ाम होता है उसमें मैथमेटिक्स वाले सेगमेंट में आपके 40 क्वेश्चन आते हैं। तो 40 क्वेश्चंस के ये मॉक टेस्ट होते हैं। आप इन 40 क्वेश्चंस में से कितने कर पाते हैं, आप अपनी तैयारी का लेवल जान सकते हैं। इस मॉक टेस्ट की जो सीरीज चल रही है इसमें सारे के सारे जो मॉक टेस्ट हैं आपके PYQ बेस्ड हैं, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और आप जानेंगे, जब मॉक टेस्ट आप कंप्लीट कर लेंगे आपको ये पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन है और इस लेवल के क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं कि नहीं आते। तो मैंने बहुत सोच समझ के आपके लिए मॉक टेस्ट डिजाइन किए हैं, और इन मॉक टेस्ट में आपको मजा आने वाला है और आपको ये कॉन्फिडेंस भी आने वाला है। अगर आप 40 क्वेश्चंस को कर पाते हो तो आपको ये कॉन्फिडेंस भी आने वाला है कि मेन एग्जाम में हम बहुत आसानी से 40 में से 40 नंबर लेके आ सकते हैं। इसीलिए हमारा जो टारगेट है वो हमारा टारगेट 40/40 क्वेश्चंस का है कि आपके मॉक टेस्ट में 40 में से 40 तो आ ही, लेकिन साथ के साथ जो मेन एग्जाम आपके पास है उस मेन एग्जाम में भी आपको 40 में से 40 यानी 100/100 नंबर दिलाने का काम मेरा है। आप लोग अगर इस YouTube चैनल से जुड़े हो तो आप बेफिक्र रहे, मैथ के तौर पे आपको मैथमेटिक्स की इस तरीके से तैयारी करा दी जाएगी कि आपके आउट ऑफ आउट नंबर, मैक्सिमम मार्क्स आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग क्लास को लाइक कर देना, क्लास को शेयर कर देना, और अपने इन 40 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, 40 नंबर में से आपको 100 नंबर में से आपको कितने नंबर आते हैं, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना। क्लास को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने मॉक टेस्ट नंबर 8 की, और ये हमारा मॉक टेस्ट नंबर 8 रहने वाला है। आपको 40 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और आपको फटाफट इन 40 क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। मैं आपको हर एक परफेक्ट सॉल्यूशन बताऊंगा, जो इजी से इजी सॉल्यूशन होगा, जो शॉर्ट से शॉर्ट मेथड होगा क्वेश्चन को करने का, मैं हर चीज आपको बता के चलूंगा। आप लोग बेफिक्र रहे, आपको यहाँ पे शॉर्ट से शॉर्ट अप्रोच और बेसिक से बेसिक चीज को जानने को मिलेगा, जिससे आपके मेन एग्जाम में कोई भी आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, और हमारा पहला क्वेश्चन जो है उसमें दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2 है। हमें बताना है √2 इंटू बाई स्क्वायर माइनस 1/बाई स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। आप लोग सभी लोगों को दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 प्लस 2√2 की वैल्यू दी हुई है। मतलब ये हमें बराबर दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2 हमें दिया हुआ है, और हमसे पूछा गया है दोस्तों √2 और साथ में बाई स्क्वायर माइनस के 1/बाई स्क्वायर। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ √2 इंटू, मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ √2 इंटू बाई प्लस 1/बाई, और साथ में लिख सकता हूँ बाई माइनस 1/बाई। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो कि y इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2 हो, या यहाँ पे a प्लस कुछ भी हो, मतलब इस तरीके से अगर फॉर्मेट में हो,
तो आप एक चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब हम इनकी आपस में जब हम इनका स्क्वायर ओपन करते हैं तो इनके बीच का अंतर अगर 1 आता है, यानी कि इसका स्क्वायर करूंगा मैं 9 आएगा, इसका स्क्वायर करूंगा 8 आएगा। अगर इनका अंतर 1 आता है तो हमेशा बाई 1/बाई की जो वैल्यू होती है वो इसके बस साइन चेंज हो जाते हैं, यानी जो 1/बाई हो जाएगा मेरे दोस्त वो हो जाएगा 3 माइनस के 2√2 हो जाएगा। ठीक है, आप ये चीज समझना कि जब इनका अंतर 1 होता है तो हम इस तरीके से 1/बाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। बस यहाँ पे आपको y की वैल्यू रखनी है। जब आप y में 1 प्लस वाई जोड़ेंगे तो देखो माइनस वाली वैल्यू कट जाएगी और प्लस वाली वैल्यू ऐड हो जाएगी, यानी इसका मैं डायरेक्ट आंसर ये लिख सकता हूँ कि √2 इंटू ये माइनस वाली वैल्यू कट जाएगी तो ये हो जाएगा 6, और इंटू में अब जब आप बाई -1/बाई लिखोगे तो माइनस वाली वैल्यू प्लस में हो जाएगी और ये प्लस वाली वैल्यू कट जाएंगी, यानी कि 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा आपका 2√2, यानी मैं कह सकता हूँ ये हो जाएगा आपके पास 4√2। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 48, यानी मैं कह सकता हूँ सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। इतनी बात आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी और जो कॉन्सेप्ट मैंने ये आपको बताया ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे की मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या कहना चाह रहा है, 3 घड़ी है जो क्रम से 30 सेकंड, 45 सेकंड और 60 सेकंड में बजती है, नियमित रूप से अंतराल में बजती रहती है। यदि वे सभी दोपहर 1 बजे बजे एक साथ बजती हैं, 1 बजे अगर वो एक साथ बजती हैं तो किस समय के बाद वो एक साथ बजेंगी, यानी हम कह सकते हैं कि 1 बजे के बाद, यानी वो 1 बजे के बाद कब एक साथ बजेंगी उसका हमें बात बतानी है। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जैसे ये 30 सेकंड है, आपके पास ये 45 सेकंड है और आपके पास ये 60 सेकंड है। आपको जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि ये जो संख्या हमें दी हुई है इनका एलसीएम ले लेना है। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, आप बोलोगे भैया इसका एलसीएम हो जाएगा 180, और 180 सेकंड का मतलब क्या होता है, 180 सेकंड का मतलब होता है, आप बोलोगे भैया 3 मिनट, 3 मिनट मतलब होता है, यानी हम कह सकते हैं कि 1:03 के बाद ये दोबारा दोबारा से बजेंगी, ये दोबारा से बजेंगी 1:03 के बाद। मैंने क्यों 1:03 का आंसर चुना, क्योंकि हमें क्या करना है, अगर ये घड़ियां बज रही हैं तो हमें जो टाइम दिया हुआ है, जो टाइम इंटरवल दिया हुआ है, हम उस टाइम का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी वैल्यू जिससे ये 3 की 3 संख्या है, वह छोटी से छोटी वैल्यू, सॉरी क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है ना, वह छोटी से छोटी वैल्यू जिससे ये तीनों संख्याएं जिसको ये तीनों संख्याएं काट दे, तो वो हमारे पास एलसीएम होता है। आगे बात समझ में, तो एलसीएम जो लेंगे हम उतने ही सेकंड के बाद ये आपस में बजेंगे, यानी कि 3 मिनट के बाद क्या करेंगे, ये आपस में दोबारा बज जाएंगे। आगे आपको बात समझ में, आगे की मैं बात करता हूं, क्वेश्चन के नंबर हमारे पास है 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। जब किसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है, जब किसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। उसी संख्या को अगर 2 से विभाजित कर दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। आप मुझे एक बात बताएंगे, अगर कोई संख्या 8 से विभाजित हो रही है और उस पर 3 शेषफल बच रहा है, यानी कह सकते हैं हम कि वो 3 ही संख्या होगी। भाई अगर मैं 3 को 8 से डिवाइड करता हूं तब भी तो 3 ही शेषफल बचेगा। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, जो पहली संख्या को डिवाइड करने के बाद शेषफल बचता है ना, आप उसी को ही संख्या मान लेते हैं, यानी ये जो 3 होगा ना, इसी को ही हम संख्या मान लेंगे। अब इस 3 को डिवाइड करना है, किससे, 2 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा, आप बोलोगे भैया शेष बचेगा आपका 1, यानी जो ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा। इतनी बात आपको एकदम समझ में आ गई होगी। मैंने क्या समझाया, मैंने ये समझाया है कि जो संख्या हमें दी हुई होगी, जो शेषफल बच रहा होगा हमें, उस शेषफल को ही हम संख्या मान लेंगे, उस शेषफल को ही हम संख्या मान लेंगे, और नेक्स्ट वाली जो संख्या है हमें जिससे डिवाइड कराना है उससे डिवाइड करके देखेंगे कि क्या शेषफल हमारा आता है। इतनी बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। जैसे कि मैं आप सभी लोगों को समझा रहा हूं, आपको ये बात एकदम क्लियर हो गई होगी। आगे बात समझ में, आगे की हम बात करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कहना चाह रहा है दोस्तों, जब 7 की पावर 81 को 342 से भाग दिया जाता है तो शेषफल p रहता है, तथा 7 की पावर 81 को 344 से भाग दिया जाता है तो शेषफल q रहता है। दोस्तों ये q है, ठीक है, ये q है, शेषफल क्या रहता है, q रहता है। तो p प्लस q का हमें मान बताना क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आप सभी लोगों का इसका आंसर बिल्कुल गलत आने वाला है।
आप सभी लोग प्लीज इसको पॉज करके पहले करने की कोशिश करें, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखें। 7 की पावर 81 हमें दिया हुआ है और उसको किससे डिवाइड करा रहा है, ये करा रहा है 342 से डिवाइड करा रहा है। उसके बाद 7 की पावर 81 दिया हुआ है दोस्तों और इसको डिवाइड करा रहा है 344 से। आपको बताना है कि शेषफल क्या निकलेगा, पी और क्यू का मान क्या आएगा और उसको ऐड करने के बाद क्या आएगा। आपको एक मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब n+1 अपॉन n होता है, इसकी पावर कुछ होती है, मान लीजिए a पावर होती है, तो इसमें जो शेषफल बचता है दोस्तों वो a की पावर a बचता है। इतनी बात आपको क्लियर होगी। दूसरी बात यह है कि n+n-1 अपॉन n की पावर अगर क्या होता है ए होता है, तो इसमें शेषफल कितना होता है -1 और जो ये शेषफल निकल के आता है उसको एग्जैक्ट वैल्यू में से यानी कि n में जोड़ देते हैं। अगर माइनस प्लस में आएगा, सॉरी अगर शेषफल माइनस में आएगा तो उसमें जो जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको जोड़ देते हैं। आ गई आपको बात समझ में। अब मैं ये कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको सॉल्यूशन कराने की कोशिश करता हूं। आप मुझे बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, 7 की पावर, यहां पे मैं लिख देता हूं 7 की पावर 3 का मान क्या होता है। आप बोलोगे भैया 343 होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 7 की पावर 3 की पावर 27। आप बोलोगे बहुत आसानी से लिख सकते हो और 342 से डिवाइड कर देंगे। इसको भी मैं लिख सकता हूँ 7 की पावर 3 की पावर 27 और इसको किससे डिवाइड करना है, हमें इसको डिवाइड करना है 344 से। दोस्तों क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 343 हो जाएगा मेरे पास, 343 हो जाएगा। अब इस 343 को मैं 343 ना लिख के 342+1 लिख सकता हूँ। आप बोलोगे भैया कोई बड़ी बात नहीं है, 342+1 की पावर कितने हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 27 और बटे कितना हो जाएगा 342 हो जाएगा। और दोस्तों इधर भी तो मैं ये लिख सकता हूँ कि 344 लिख दूं और माइनस के 1 कर दूं और बटे कितना कर दूं 344 से भाग और इसकी पावर 27। इसमें भी कोई दिक्कत वाली आपत्ति वाली बात नहीं है आपको। अब एक चीज आपको यहां से समझनी है, आपको यहां से शेषफल क्या मिलेगा। आप बोलोगे भैया शेषफल अभी आपने ये फॉर्मूला बताया तो शेषफल मिलेगा 1 की पावर 27। यानी मैं कह सकता हूं ये p का मान मेरे पास आ गया, तो p का मान कितना हो जाएगा, p का मान 1 हो जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब q का मान यहां से क्या आएगा, जो q का शेषफल आएगा, यहां आप बोलोगे भैया इसका मान आ जाएगा -1 की पावर कितनी 27। अब जब -1 की पावर 27 करूंगा तो -1 शेषफल आएगा और आप सभी लोग जानते हैं कि माइनस का शेषफल कभी होता ही नहीं है। तो आप लोग क्या देखोगे, आप लोग देखोगे कि भैया ये प्लस में आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है, फटाक से जीरो आंसर लगा दोगे ए ऑप्शन, जो कि आपका गलत हो जाएगा। आपको समझना है कि जो शेषफल होता है वो कभी माइनस में नहीं होता। तो जब शेषफल माइनस में नहीं होता तो जिस संख्या से हम इसको डिवाइड कर रहे थे उस संख्या में भैया हम उस संख्या में ये शेषफल हम जोड़ देते हैं, उस संख्या में ये शेषफल जोड़ देते हैं। तो यहाँ से Q का जो मान निकल के आएगा वो 343 निकल के आएगा। दोस्तों इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब जो एग्जैक्ट वैल्यू आपकी आएगी, जो एग्जैक्ट वैल्यू आपसे पूछी गई है वो क्या पूछी गई है, P+Q पूछी गई है। तो P+Q 1+343, इसका मतलब हो जाएगा 344 आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बहुत आसानी से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे की मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास कहना चाह रहा है 4, जो कहना चाह रहा है उसको समझेंगे। नाव की धारा के अनुकूल गति क्या है जब स्थिर जल में नाव की गति 10 मीटर प्रतिशत है और नाव की जो नदी की गति है वो नाव की 20% है। ठीक है, आपको बताना है। देखो अनुकूल का मतलब होता है डाउनवर्ड, यानी कि उसी दिशा में, जिस दिशा में नाव चल रही है उसी दिशा में धारा की गति चल रही है। तो आपको क्या समझना है, आपको यहाँ पे x की वैल्यू हम मान लेते हैं नाव, नाव की वैल्यू दी हुई है दोस्तों 10 मीटर प्रति सेकंड। नाव की जो चाल दी हुई है 10 मीटर प्रति सेकंड दी हुई है और इसने बताया है जो बाई बाई यानी कि धारा, ये हो जाएगी धारा, धारा की चाल और ये हो जाएगी नाव की चाल। धारा की चाल क्या दी हुई है, धारा की चाल दी हुई है इसका 10 का 20%। तो 10 का 20% कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 2 हो जाएगा भैया। और जो हमसे पूछा गया है अनुकूल, अनुकूल जो हमसे पूछा गया है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x+2 और x+2 का मतलब हो जाएगा आपका 10+2 यानी कि 12 मीटर पर सेकंड। 12 मीटर पर सेकंड आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूं बी आंसर आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की मैं अगर यहां से पूछ लिया जाए कि अनुकूल प्रतिकूल क्या होगा, तो प्रतिकूल में आपका 8 आंसर आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई।
आगे की हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 1260 हो जाती है और 5 वर्ष में 1350 हो जाती है। ब्याज की दर बतानी कितनी होगी? आप मुझे बताइए, एक निश्चित साधारण ब्याज है, 2 वर्ष में ये राशि अपने आप की कितनी हो रही है? 1260 हो रही है। और 5 वर्ष में ये राशि अपने आप की कितनी हो रही है? आप बोलोगे 350 हो रही है। आप मुझे बताइए साल का अंतर कितना आ गया? आप बोलोगे 3 ईयर आ गया, यानी कि ये इसका अंतर क्या हो जाएगा? इसका अंतर हो जाएगा ब्याज। तो ब्याज कितना हो जाएगा? 90, यानी कि 3 साल में जो ब्याज मिला वो 90 रुपए मिला। तो मुझे बताइए 2 साल में जो ब्याज मिल जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2 साल में जो ब्याज मिलेगा वो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 90/3 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 60 रुपए ब्याज हो जाएगा। अब आप एक चीज बताइए, ये तो हो रही है राशि 2 साल में, तो 2 साल में हो कितनी रही है? आप बोलोगे 1260। आप मुझे बताइए जो प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 1260 माइनस के 60, यानी मैं कह सकता हूँ 1200 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? आपको क्या निकालना है? आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो एस आई इज इक्वल टू पी, SI = PR/T/100, इसका फॉर्मूला रख देंगे। SI = PR/T/100। P कितना है हमारे पास? P दिया हुआ है दोस्तों, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, PR/T/100 लिख सकते हैं। अब इसमें SI कितना दिया हुआ है हमें? 2 साल का 60 रुपए दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 1200, और टाइम कितना दिया हुआ है दोस्तों? 2 साल, और R हमें निकालना अपॉन 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 12 से ये कट जाएगा 5 बार, और 2 से ये कट जाएगा 2.5 बार, यानी मैं कह सकता हूँ R जो आ जाएगा 2.5% पर सेकेंड आ जाए, 2.5% हमारा आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा आ जाएगा 2.5, यानी कि 2.5% हमारे पास ब्याज दर आ जाएगी। आगे की मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? 3 वर्ष के लिए 2,50,000 रुपए की राशि जमा की जाती है, जो पहले, दूसरे, तीसरे वर्ष के लिए 4%, 5%, 6% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज है। 3 वर्ष के अंत में राशि कितनी हो जाएगी? ये हमें बताना है। ये हमें बताना है कि धनराशि कितनी हो जाएगी, यानी कि अमाउंट हमें बतानी है। आप मुझे बताइए 4% की ब्याज दर है, तो इसको अगर मैं लिखूं तो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 125 आ जाएगा, 1/25। उसके बाद अगर 5% का मैं फ्रैक्शन वैल्यू लिखता हूं तो 1/20 आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं 6% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखता हूं तो कितना आएगा? आप बोलोगे 3/50 आ जाएगा। ठीक है। अब पहले साल तो वैल्यू कितनी हो रही है? प्रिंसिपल अमाउंट, और ये हो जाएगा आपके पास अमाउंट। तो पहले साल कितना हो रहा है? आप बोलोगे भैया 25 से 26 हो रहा है। दूसरे साल कितना हो रहा है? आप बोलोगे भैया 25 से कितना हो रहा है? 20 से 21 हो रहा है। 20 से कितना हो रहा है? 21 हो रहा है। और तीसरे साल कितना हो रहा है भैया? तीसरे साल हो रहा है 50 से 53। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास अब प्रिंसिपल अमाउंट, ये हो जाएगा आपके पास अमाउंट। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आप पाओगे कि आपका आंसर आ चुका है। डिवाइड करोगे 10 बार चला जाएगा। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 25 पंजे 125। अब 125 तो ये आ जाएगा आपके पास, और इसके आगे 2 जीरो भी लग जाएंगे। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, जो आपको ये अमाउंट के तौर पे दिया हुआ है, तो अब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो आपके पास आएगा मेरे दोस्त, ये आएगा आपके पास 14,469। 14,469 इसकी अमाउंट की हमें वैल्यू निकालनी है। आप मुझे बताओ, ये प्रिंसिपल अमाउंट है और इसका मान कितना दिया हुआ है? इसका मान दिया हुआ है भैया 2.5 लाख। ठीक है, ये 2.5 लाख हमें इसका मान दिया हुआ है। आप इसको डिवाइड कर देंगे, 2 जीरो से ये आपके 2 जीरो कट जाएंगे। जब आप इसको डिवाइड करेंगे ये आपके पास 2 बार जाएगा, यानी कि 20 बार जाएगा। तो ये इसका 20 का मल्टीपल है, तो ये भी इसको 20 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, आंसर आपके पास आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 0 आएगा, और 9 दूनी 18 का 8 आएगा, और 6 दूनी 12 और 1 13 का 3 आएगा, यानी कि 38 बाद में होना चाहिए। तो आपके पास आंसर आ जाएगा, 289,380, यानी ये आपके पास अमाउंट हो जाएगी। डी आंसर आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 7 की। यदि संख्या का 50% किसी अन्य संख्या के बराबर है तो अनुपात उसका बताना है। संख्या का 50% किसी अन्य संख्या के बराबर है तो उनका अनुपात बताना है, क्या होगा? आसान प्रश्न है। अगर संख्या का 50% किसी अन्य संख्या के बराबर है तो हमें बताना है उसका अनुपात कितना हो जाएगा। देखो,
किसी संख्या को मैं मान लेता हूं x, उस संख्या का 50% अगर मैं लेने चाहूं तो कितना होगा, x का 50% कितना हो जाएगा दोस्तों, x का 50% हो जाएगा दोस्तों x/2, यानी x/2 किसी अन्य संख्या में मान लेता हूं y के बराबर है, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया इनका अनुपात हो जाएगा x/y हो जाएगा आपके पास 2:1, यानी कि 2:1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, किसी क्वेश्चन में जरूर कराया था मैंने आपको, ये शायद मैंने आपको चलो जहां भी कराया होगा अब आप इसको समझेंगे। आपसे बोला गया है दोस्तों क्या कि 2000, 201, 202, 203 इसी तरीके से 260 तक की जो सम संख्या होंगी उसको अगर 9 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा, ये हमें बताना है। तो आपको सीधी सी चीज दिख रही हो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी कि समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी के n पदों का सम जो होता है वो कितना होता है, आप बोलोगे भैया n/2 होता है, इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ये होता है उसका सम, ये होता है सम इज इक्वल टू n पदों का सम। तो n की वैल्यू कितनी है, 1 से 60 तक की संख्या है, तो यानी कि 60 वैल्यू हो जाएगी n की, 60/2 हो जाएगा, पहली संख्या का 2 गुना यानी कि 402 हो जाएगा, और प्लस n कितना है 60, और 60 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 59 बचेगा, और 59 की मल्टीप्लाई इसके अंतर से यानी कि डी डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिफरेंस कितना है 1 का है। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये बचेगा 30 दोस्तों, और ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 402 प्लस कितना हो जाएगा 59, और मल्टीप्लाई हो जाएगा ये आपको 30, ठीक है। तो कितना आएगा, आप इसको ऐड करोगे तो 461 आएगा, 461 की मल्टीप्लाई आप 30 से कर दोगे तो कितना आ जाएगा 0, 3 3 छंग 18 का 8 हो जाएगा, 3 चौक 12 और 13 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करना है दोस्तों हमें 9 से। जब इसको हम 9 से डिवाइड करते हैं तो जो शेषफल आएगा, या तो आप इस तरीके से शेषफल निकाल लो, या सिंपल सा एक तरीका मैं आपको बता देता हूं, इसके डिजिट का सम निकाल लीजिए, जब डिजिट का सम अगर इसका 9 से डिवाइड है तो ये संख्या का शेषफल 0 है, और 9 से डिवाइड होने के बाद जो बच रहा है, देखो आप इसका सम निकाल लीजिए, ये 5 और 1 सॉरी 8 और 1 9 हो जाएंगे, यानी कि ये तो 9 से कट जाएगा, बचेगा आपके पास 6, यानी इसका जो शेषफल आ जाएगा ना, शेषफल जो आपके पास शेषफल आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे आपके पास शेषफल 6 आ जाएगा। आगे ये बात समझ में। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप समझोगे, आप जब देखोगे इसको तो आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी इस क्वेश्चन को देखने के बाद, ठीक है। आप इसको जब ध्यान से देखोगे ना आपको पता चलेगा कि हाँ क्वेश्चन का लेवल क्या है। एक लिफ्ट की अधिकतम क्षमता जो है दोस्तों, वो क्षमता दी हुई है इसकी कितनी, अधिकतम क्षमता, ये नंबर 10 क्वेश्चन है 10। एक लिफ्ट की क्षमता दी हुई है 2200 किलोग्राम, ठीक है, 2200 किलोग्राम ढोने की उसकी क्षमता दी हुई है। अब आप एक चीज बताइए, लिफ्ट अब ओवरलोड हो गई जब उसमें 25 व्यक्ति प्रत्येक का समान वजन हो। इसमें बताया गया है कि जब लिफ्ट ओवरलोड हो जाती है उसका मतलब है कि 25 लोग उसमें चढ़े हैं और उनका प्रत्येक का समान वजन है, यानी कि एक जैसा ही वजन है। लिफ्ट में चढ़ गए दो दो व्यक्ति बाहर निकले और 75 किलोग्राम वजन वाला एक अन्य व्यक्ति 9 किलोग्राम वाले एक कुत्ते के साथ लिफ्ट में चढ़ता है, तो लिफ्ट पूरी क्षमता के साथ भर जाती है। वह शुद्ध वजन ज्ञात कीजिए जिसके कारण लिफ्ट ओवरलोड, यानी इसका मतलब है कि 25 लोग उसमें चढ़े और उनका कुछ ना कुछ वजन होगा। अब जो उस वजन से चढ़े तो जो लिफ्ट हो जाती है वो ओवरलोड हो जाती है। उन 25 व्यक्ति में से 2 व्यक्ति को निकाल दिया गया, और अब 75 किलोग्राम का एक आदमी और साथ के साथ आपका एक 9 किलोग्राम का कुत्ता चढ़ता है, तो लिफ्ट अपनी क्षमता के बराबर हो जाती है। अब कितना शुद्ध वजन होगा जिस वजन से लिफ्ट ओवरलोड हुई थी, ठीक है, आपको यह बताना है। देखो एक चीज समझो, इसको कई तरीके से आप कर सकते हो। इसको आप एक तरीके से समझो दोस्तों, मैं मान लेता हूं मेरे पास 25 लोग थे, इन 25 लोगों का जो वजन होगा वो x होगा, यानी कि 25x इनका टोटल वजन हो जाएगा। 25x अगर मैं वजन कर रहा हूं तो ये संख्या मेरी क्या हो रही है, 2000 से 2200 से ओवरलोड हो रही है, यानी कुछ ना कुछ संख्या है जो इसको ओवरलोड हो रही है। यानी मैं मान लेता हूं कोई ना कोई संख्या मेरे पास है,
यानी कि कुछ वजन है जिससे ये ओवरलोड हो रही है। आप एक चीज का ध्यान देंगे, अगर मैं एक बात कहूं आपसे कि जब 25 लोगों को मैं चढ़ाता हूं तो 2200 से ओवरलोड हो जाती है। यानी जितनी संख्या, जितना वजन ओवरलोड हुआ, उसका सीधा सा मतलब ये है कि वो 25 का मल्टीपल होगा। क्यों भैया 25 का मल्टीपल क्यों होगा? क्योंकि मेरे दोस्त, अगर मैं यहाँ से इसका ओवरलोड वजन निकालता हूँ तो वो 25 के मल्टीपल ही होगा। 25 के मल्टीपल इसलिए होगा क्योंकि 25 लोग उसमें चढ़े और उनका अलग अलग कोई ना कोई वजन होगा। तो आप इसका या तो एक तरीके से कर सकते हो, आप इसका 25 मल्टीपल देख लो, 25 का मल्टीपल बी आंसर है, तो इसका ये आंसर हो सकता है। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, मैंने इसको आपको कैसे बताया। देखो आप एक बात समझो, अगर वजन ओवरलोड होगा, अब ये आप बोलोगे कि भैया आपने डायरेक्ट 100 आंसर मार दिया, कैसे मार दिया? कि हम तो समझेंगे, मैं आपको समझाता हूं। देखो आप मुझे बताओ, अगर इसमें मैं कोई संख्या ऐड करता हूं तो इसमें मैं ऐसी संख्या ऐड करूंगा दोस्तों जो पूरी पूरी 25x से डिवाइड हो जाएगी, यानी वो संख्या 25 से डिवाइड होनी चाहिए। अब इसमें अगर मैं 92 ऐड करता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 2292 हो जाएगा। क्या ये 25 से डिवाइडेड है? नहीं है, यानी ये 25 से डिवाइडेड नहीं है। जब मैं इसमें 184 ऐड करता हूं तो भी 25 से डिवाइडेड नहीं है। अगर मैं 84 ऐड करता हूं तो भी 25 से डिवाइडेड नहीं है। यानी एक ही संख्या मेरे पास है 100, अगर मैं इसमें ऐड करता हूं तो वो 25 से डिवाइड हो जाएगी। अब एक तरीका तो आपका मेथड नंबर बन रहा है ये, मेथड नंबर बन रहा है ये। अगर मैं दूसरे तरीके से आपको बात बताता हूं तो आप मुझे बताइए, मैं मान लेता हूं 25 लोग थे, अब 25 लोग में से 2 लोग चले गए तो यानी कि 23 लोग बचे। उन लोगों का जो वजन है वो x है, तो 23x वजन होगा। और प्लस साथ में क्या हो जाएगा? प्लस साथ में 25, 75 किलो का एक आदमी और 9 किलो का एक कुत्ता आ जाता है। अब जो लिफ्ट है वो अपने एक्चुअल वजन के बराबर हो जाएगी, जो उसकी क्षमता है। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, ये कितना हो जाएगा? 223 हो जाएगा। और बराबर जो आपके पास आ जाएगा वो बचेगा आपके पास 2116 बचेगा जब आप इसको डिवाइड करेंगे। यानी अब जो वजन होगा 84, 84 इसको माइनस कर देंगे तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? आप इसको डिवाइड करो, x की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 23 नम्मा 9 27, यानी कि 23 नम्मा और 2, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास 92। x की जो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों वो आ जाएगी 92। यानी मैं कह सकता हूं मेरे दोस्त कि 92 किलोग्राम का क्या होगा? 92 किलोग्राम का हर एक व्यक्ति होगा। तब जाके आपको 92 किलोग्राम का हर एक व्यक्ति होगा, तब जाके आपको क्या मिलेगा? तब जाके आपके 25 लोगों से लिफ्ट ओवरलोड होगी। अब मुझे आप एक बात बताइए, जब जब इसमें 25 लोग चढ़ते हैं और 92 किलोग्राम के चढ़ते हैं तो कितना आएगा? आप बोलोगे भैया 2300 किलोग्राम आएगा। और इसकी क्षमता कितनी है? आप बोलोगे 2200 किलोग्राम क्षमता है, तो कितना बचा? आप बोलोगे 100 किलोग्राम, यानी कि 100 किलोग्राम से वो ओवरलोड होगी। ये मेथड नंबर आपका 2 हो गया। ठीक है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करूंगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, आज क्वेश्चनों की थोड़ी सी क्रोनोलॉजी अलग हो गई है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा दोस्तों। हाँ जी, आगे की हम बात करते हैं। आगे की हम बात करते हैं, माल के क्रय मूल्य में कितना प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 10% की छूट की अनुमानित के बाद 20% का लाभ हो। आप मुझे एक बात बताइए, अगर 10% की छूट दे रहे हैं, यानी कि 100 रुपए की वैल्यू हम कितने रुपए में बेच रहे हैं? 90 रुपए में बेच रहे हैं, और इस पे 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि हम 100 रुपए की वस्तु कितने रुपए में बेच रहे हैं? आप बोलोगे भैया 120 रुपए में बेच रहे हैं। अब आप इसको सोल्व कर लो, बस सीधी सी बात है। ये एमपी, एसपी और सीपी का रेशियो आ जाएगा। आप इसको सोल्व करोगे, जीरो से जीरो कट जाएगा, जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? देखो 12 120 हो जाएगा, ये कितना 12 नंबर 108 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। यानी कि कितना अधिक करना पड़ेगा? आप बोलोगे 30 अधिक करना पड़ेगा, और बटे कितना? 90 के, और मल्टीप्लाई आ जाएगा 100, यानी कि 1/3 हो जाएगा। 1/3 गुना 100 हो जाएगा, यानी मैं कह सकता हूँ 33 सही 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलो। 33 सही 1/3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की हम बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारे नेक्स्ट जो है, अगर तरुण और अरुण को बाहर कर दिया जाए तो n लोगों के समूह का औसत जो वजन है वो 12 से बढ़ जाता है। सॉरी, दो नए लोग रोहित और मोहित की कुल आयु तरुण और अरुण आयु के समान है। अगर रोहित और मोहित को n लोगों के समूह में जोड़ दिया जाए तो औसत 4 से कम हो जाता है।
आपको ये बहुत आसानी से क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है, ठीक है। आपको बहुत आसानी से और समझ में भी आ जाएगा, आपको ना बहुत आसानी से समझ में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक बात मुझे बताइए, अगर मैं मान लेता हूं कि सारे जो लोग हैं, n लोग जो हैं, उनका जो औसत वजन है वो n है, औसत वजन x है, इसका एवरेज मैं मान लेता हूं, एवरेज बराबर हो जाएगा n, तो जो टोटल संख्या हो जाएगी वो nx हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब ये बोल रहे हैं कि nx जो वैल्यू है, आपके पास nx वैल्यू है, इसमें से एक तरुण और एक अरुण माइनस हो रहा है, और जब ये तरुण और अरुण माइनस होता है, जो आपका वजन है ना, जो आपका औसत वजन है, तो वो औसत वजन कितना हो जाएगा, 12 प्लस हो जाएगा। जब ये माइनस होंगे तो मुझे बताइए अब संख्या से कितने से डिवाइड होंगे, अब n-2 से डिवाइड होंगे, क्योंकि वैल्यू कितनी है, वैल्यू कितनी है आपके पास, n है, n संख्या है, लोग हैं, तो इसमें से 2 लोग चले जाएंगे तो n-2 से डिवाइड होगा। यानी यहां से हमारी एक इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन क्या आ जाएगी, nx माइनस के टी प्लस के ए तरुण माइनस के, ये हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा दोस्तों, जब इसकी मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा एन एक्स हो जाएगा, और प्लस के हो जाएगा 12n, और माइनस के हो जाएगा मेरे दोस्त 2x, और माइनस के 24, ये आ जाएगा। ये एक मेरे पास इक्वेशन आ गई, ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। थोड़ी सी जगह की कमी है, मैं इधर की तरफ लिख देता हूँ। देखो समझाना क्या चाह रहा था, मैं समझाना चाह रहा था कि जो n और x है, इसमें से तरुण और अरुण माइनस हो जाते हैं, और तरुण और अरुण जब माइनस हो जाते हैं तो जिसका वजन होता है वो औसत में 12 प्लस हो जाता है, और अपोन, क्योंकि 2 लोग माइनस हुए तो अपोन कितना करना पड़ेगा, नंबर ऑफ पीपल से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। जब इसकी आप वैल्यू निकालोगे तो एन एक्स माइनस के टी प्लस के ए हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे एन एक्स, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे एन एक्स हो जाएगा, और प्लस के हो जाएगा 12n हो जाएगा, और माइनस के हो जाएगा 2x, और 12 दूनी 24 माइनस के 24 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई। एन एक्स से एन एक्स कट जाएगा, इस टी और इसकी वैल्यू इधर ले आएंगे आप, तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया जो तरुण और उसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी तरुण प्लस अरुण की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपके पास कितनी, आप बोलोगे 2x, ठीक है, माइनस के 12n और प्लस के हो जाएगा आपके पास 24, ठीक है, एक वैल्यू ये आ गई। अब इसने बोला है कि अब इसमें मोहित और रोहित अगर ऐड हो जाते हैं, nx में मोहित प्लस रोहित, मोहित को m कह देता हूं, रोहित को कह देता हूं a, मोहित और रोहित को r बोल देते हैं ना, r है ना। जब इसमें ये ऐड हो जाते हैं तो मुझे पता है कि वैल्यू कितने से डिवाइड होगी भाई, जब ऐड हो जाएंगे तो n+2 हो जाएगा, n+2 हो जाएगा। अब कितना हो जाता है, अब इसका औसत हो जाता है x माइनस के 4। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास m प्लस r जो आएगा ना दोस्तों, सोल्व करने के बाद कितना आएगा, सोल्व करने के बाद आएगा आपके पास 2x माइनस के 4n, और माइनस के हो जाएगा 8। ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास 2, और ये इक्वेशन आ जाएगी 1। अब आप मुझे बताइए इसमें तरुण और अरुण और मोहित और रोहित की वैल्यू क्या दे रखी है, इनका जो आयु दे रखी है वो कितनी दे रखी है, समान दे रखी है, यानी इन दोनों को मैं बराबर रख दूंगा। यानी मैं कह सकता हूँ 2x माइनस के 12n, ठीक है, प्लस के 24, और बराबर हो जाएगा 2x माइनस के 4n माइनस के 8, तो 2x से 2x डिवाइड हो जाएगा। इधर अगर मैं इसको लेके आता हूँ, इधर लेके आता हूँ तो 8x बचेगा, इसको इधर लेके आता हूँ तो 32 बचेगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8n बराबर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 8n बराबर हो जाएगा 32। तो जो n की वैल्यू आ जाएगी दोस्त, वो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 4 n की वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की है। आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 52, 65 और 52, 65 एंड 143 को डिवाइड कर दे। यानी आप इसको देख रहे होंगे, टोटल सारा का सारा मल्टीपल है 13 का। भाई 13 का मल्टीपल है तो बड़ी से बड़ी संख्या 13 से डिवाइड हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। दो समान त्रिकोण है, पहले त्रिकोण की भुजा 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, दूसरे त्रिकोण की परिधि 81 सेंटीमीटर है, अन्य त्रिभुज के संगत भुजाओं का औसत बताना, संगत भुजाएं बतानी कितनी होगी। देखो त्रिभुज अगर समान है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है मेरे दोस्त कि जो उनका परिमाप होगा ना वो बराबर होगा, उनका रेशियो बराबर होगा। यानी मैं कह सकता हूं कि अगर त्रिभुज समान है तो उनका परिमाप जो होगा, उनका परिमाप जो होगा ना, परिमाप यानी कि परिधि जो होगी, परिधि वो इनकी क्या हो जाएगी, वो इनकी
इनकी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। बराबर को हम इस तरीके से लिख देते हैं क्योंकि ये रेशियो का बराबर होता है। परिधि पहले की बराबर हो जाएगी, दूसरे की परिधि से बराबर हो जाएगी। आपको बात समझ में नहीं है। पहला व्यक्ति क्या है, जो हमारे पास पहला त्रिभुज दिया हुआ है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। यानी मैं कह सकता हूं इसमें क्या आ जाएगा, मैं कह सकता हूं आपका, अगर मैं इसको मान लेता हूं कि 2 और 3 और 4 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 7 और 2 9 हो जाएगा, यानी कि 9x में मान लेता हूं, 9x बराबर हो जाएगा इसके किसके, परिधि के बराबर हो जाएगा, यानी x के यहां से वैल्यू निकल जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अब आप समझेंगे क्योंकि दोनों त्रिभुज के परिमाप बराबर होते हैं, तो मैंने दोनों त्रिभुज के परिमाप को बराबर करने की बजाय क्या कर लिया, मैंने दोनों को बराबर रख दिया और पहले परिमाप को मैंने दूसरे के परिमाप से तुलना कर दी, यानी कि पहले परिमाप का दूसरे के परिमाप से कितना अधिक आ रहा है। आप बोलोगे भैया ये अधिक आ रहा है 9, यानी कि 9 गुना अधिक है। पहले त्रिकोण का अनुपात, पहले त्रिकोण का क्या है, पहले त्रिकोण का जो आपके पास परिमाप है वो दूसरे त्रिकोण के परिमाप के 9 गुना है, तो उसकी भुजाएं भी 9 गुना हो जाएंगी। जब इसकी भुजाएं 9 गुना हो जाएंगी तो मुझे बताइए 9 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 18, 3 का 9 गुना कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 27 हो जाएगा, और 4 का 9 गुना हो जाएगा 36। यानी जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो 18, 27 और 36 आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। आपको बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। जितने जो जो भुजाएं होती हैं उसका रेशियो और उसके परिमाप का रेशियो बराबर होता है, ये आपको ध्यान से रखना है। क्वेश्चन नंबर हम 13 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं। क्या कहना चाह रहा है, आनंद और रवि 12 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। रवि और चिन्मय समान कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि चिन्मय और आनंद उसी कार्य को 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। रवि अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा। आसान प्रश्न है, आप आसान से कर लोगे। एक आनंद है मेरे पास और एक दोस्त है हमारा रवि, वो किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। उसके बाद एक रवि आनंद है और उसके पास है चिन्मय, उसको कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, आप बोलोगे 16 दिनों में पूरा कर सकता है। उसके बाद एक व्यक्ति है, कौन, एक व्यक्ति है चिन्मय और एक व्यक्ति है आनंद, आनंद, और ये कितने दिन में काम कर सकता है, ये 48 दिन में उस काम को कर सकता है। आप इनका ऐसा एलसीएम लो जो इसके जो एलसीएम लेंगे, देखो 48 दूनी 96 में एलसीएम लेता हूं, वो बताता हूं क्यों लूंगा बाद में। 48 भी एलसीएम आ जाएगा लेकिन मैं 96 लूंगा, कैसे बताता हूं। जब 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 अट्ठे 96 होते हैं, ठीक है, 16 छंग 96 हो सकते हैं, और ये 2 गुना हो जाएगा। मैंने इसलिए लिया दोस्तों क्योंकि जब मैं इसको ऐड करूंगा ये 2 इंटू हो जाएगा, कितना, ए प्लस आर प्लस सी हो जाएगा। अब ये बराबर किसके हो जाएगा, 8 और 2 यानी कि 16 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हमें डायरेक्ट वैल्यू निकल सकती है ए प्लस आर प्लस सी की, तो हमारी एक पूर्णांक वैल्यू आएगी, वो आएगी 8। अगर मैं 8 लेता हूं तो पूर्णांक वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, 48 अगर मैं लेता हूं, हालांकि 48 लेने के बाद में मेरी पूर्णांक वैल्यू आती तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम इससे भी कर सकते हैं। अब समझेंगे कि रवि उस काम को पूरा कितने दिनों में कर सकता है। आप मुझे बताइए चिन्मय और आनंद की जो इफिशियंसी है वो कितनी है, चिन्मय और आनंद की इफिशियंसी है 2, और इसमें से आप 2 घटा दो तो ये इफिशियंसी है दोस्तों, ये क्षमता है, क्षमता जो हमने ऐड करी ना, ये क्षमता है। क्या है, ये क्षमता है। ये हमारे पास है टोटल वर्क, इतना तो आपको समझ में आता होगा, ये टोटल वर्क है। तो क्षमता कितनी आ जाएगी, आनंद की रवि, अब रवि की कितनी क्षमता आ जाएगी, 8 में से आप 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 इसकी क्षमता आ जाएगी। तो आप मुझे बताइए कितने दिनों में कर देगा, तो हम 96 को डिवाइड करेंगे 6 से तो कितने दिन हो जाएंगे, 12 अट्ठे 96 होते हैं, तो 16 छंग 96, यानी हम कह सकते हैं कि डी आंसर हमारे पास हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों डी आंसर, यानी कि 16 दिनों में वो रवि इस काम को पूरा कर देगा, 16 दिनों में इसको पूरा कर देगा, ठीक है, 16 दिनों में। आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना है, थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना है, इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। इसमें बोला गया है CHANG, क्या बोला है, चेंज तंग संग, चंग तंग संग बोला है, क्या है ये, ठीक है, ये शब्द है जिसके लिए उसे एक व्यक्ति, एक आनंद, एक हिमांशु नाम का लड़का है को एक कूट संदेश दिया गया है, चंग थंग मंग, चंग थंग संग दिया हुआ है, जिसके लिए उसे एक शब्द बनाकर इसे समझना है, समझना होगा, और वह सभी एक के साथ एक ही सभी स्थिति को जानता है, एक ही स्थिति को जानता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि संदेश को सही तरीके से व्याख्या कर सके। आप मुझे बताओ इसमें n कितने हैं, देखो इनकी संख्या निकाल लो आप, n कितने हैं इसमें, n नंबर ऑफ n कितने हैं, आप बोलोगे 3 नंबर ऑफ n है। उसके बाद आप मुझे बताओ इसमें g कितने हैं,
जी कितने हैं दोस्तों, जी भी हमारे पास 3 है, 3 बार आया ये भी, और ये भी हमारे पास 3 बार आया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर अक्षर रखने के कुल तरीके अगर मैं निकालता हूं तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ये कितने अक्षर हैं, ये 10 अक्षर हैं। आप मुझे बताओ, जब हम क्या करते हैं, क्योंकि एक ही हमें सारी स्थिति पता है, तो एक ही स्थिति को निकाल देंगे, तो अक्षर रखने के कितने तरीके हो जाएंगे, 10 फैक्टोरियल बटे कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल। जो वैल्यू रिपीट हो रही है उसको नीचे डिवाइड कर देंगे। देखो समझेंगे, ये निकाल दिया हमने, ये निकाल दिया हमने, ये निकाल दिया, तो कितनी संख्या बची, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 3 8 और 2 10 बचे। यानी एक ही स्थिति तो हमें पता है, तो एक ही स्थिति को माइनस अलग कर देंगे। अब जो संख्या हमारे पास जो हमारे पास अब क्या बचा, शब्द बचा, उसको रखने के कितने तरीके हैं उस पर ध्यान देंगे। उसको रखने के कितने तरीके हैं उस पर हम ध्यान देंगे दोस्तों, उस पर हम ध्यान देंगे, क्या हो जाएगा, उस पर हम ध्यान देंगे। तो 10 तरीके हैं, तो 10 फैक्टोरियल 10 संख्या है, उसको इतने तरीके से रख सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मुझे बताइए इसकी प्रायिकता क्या होगी, इसकी प्रायिकता क्या होगी, आप मुझे बताइए इसकी प्रायिकता होगी जब हम इसको 1 से डिवाइड कर देंगे। 1 से अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। यानी इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो इसका सही उत्तर आ जाएगा, वो इसका सही उत्तर आ जाएगा दोस्तों कितना, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल बटे 10 फैक्टोरियल। ठीक है, ये आंसर उसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये सटीकता का वो है P। अगर मैं इसका निकालता हूं, आगे ये आपको बात समझ में, प्रायिकता निकालता हूं तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहना चाह रहा है, 3/5x बराबर 81/65 है। इसने बोला है कि 3/5 की पावर x है, ये पावर है दोस्तों, पावर x बराबर है आपका 81/625 की, 625 के। आप मुझे बताओ, 3 की पावर 4 करनी पड़ेगी और 5 की पावर 4 करनी पड़ेगी मुझे, तो अभी तभी तो मेरे पास 3 की पावर 4 का मान 81 आएगा और 5 की पावर 4 का मान क्या आएगा, 625 आएगा। यानी कि 3/5 की पावर कितना है, x है, और यहां पे मैं कर दूंगा 3/5 की पावर 4, तो मुझे डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी x की, तो x का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब मुझे निकालनी है कि x की पावर x की पावर x का मतलब क्या हो जाएगा, 4 की पावर 4, और 4 की पावर 4 का मतलब होता है 256। यानी कि बी ऑप्शन मेरा सही उत्तर हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 की। एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक सुरंग को पार करने में 24 सेकंड का समय लेती है। साथ ही ट्रेन जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे एक व्यक्ति को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई हमें बतानी है, क्या होगा। ठीक है, ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई हमें बतानी है, क्या होगा। ठीक है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, और बहुत एक ही तरीके से मैं आपको इसको बता दूंगा। आप बोलो ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है, ये सेकंड में दिया हुआ है, तो मुझे इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। यानी कि 60 की मल्टीप्लाई में 5/18 से कर दूंगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 50/3 हो जाएगा। ये इसकी चाल हो जाएगी दोस्तों। अब मुझे एक बात बताइए, जब सुरंग को पार कर रही है ट्रेन, तो मतलब वो अपनी अपनी अपना मान, यानी कि उसका खुद की क्या, उसकी खुद की लंबाई और सुरंग की लंबाई को पार कर रही होगी। तो मैं ट्रेन की लंबाई टी मान लेता हूं और सुरंग की लंबाई टनल को मान लेता हूं दोस्तों स्मॉल टी। ठीक है, अब ये गड़बड़ हो जाएगी ना थोड़ी सी। ट्रेन की लंबाई को हम मान लेते हैं, ट्रेन की लंबाई को हम मान लेते हैं ए, और टनल टनल की लंबाई को हम मान लेते हैं दोस्तों बी। ठीक है, अब मैं इसको ए प्लस बी जो हो जाएगा दोस्तों, वो टोटल हो जाएगी मेरे पास दूरी जो ये तय कर रहा है, और कितनी स्पीड से ये तय कर रहा है, 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और कितने समय लग रहा है उसको, 24 सेकंड लग रहा है। यानी दोस्तों ए प्लस बी जो मेरा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 24 गुणा 50/3 हो जाएगा, और 50/3 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 400 आएगा। यानी इतना मुझे पता है दोस्तों कि टनल और जो मेरी ट्रेन है उसकी जो कंबाइन मेरी लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, वो 400 मीटर हो जाएगी। यानी इन दोनों को जोड़ने के बाद 400 जिसमें आ रहा है वही उत्तर हो जाएगा। आप बोलो इसको जोड़ने के बाद 400 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये उत्तर हो ही नहीं सकता, ये उत्तर हो ही नहीं सकता। आप बोलो इसको जोड़ने के बाद 400 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता, इसको जोड़ने के बाद 400 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे भैया आंसर हो जाएगा मेरे पास बी ऑप्शन। क्योंकि 225 और 175 को जोड़ने के बाद 400 आ रहा है, ये आंसर हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, बस इतना आसान था। ये मैंने लंबाई मानी ना, लंबाई ट्रेन की, ये लंबाई है मेरे पास टनल की ए और बी। ठीक है, बात आ गई समझ में। आगे की मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 17। दो दोस्त हैं एक्स और वाई, 500 किलोमीटर की दूरी
एक्स अपनी कार से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बी की ओर चलता है तथा बाई अपनी बाइक से ए की ओर चलता है 50 मीटर पर सेकंड 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। यदि एक्स सुबह 9 बजे शुरू होता है और बाई 1 घंटे के बाद शुरू होता है तो किस समय में मिलेंगे, ये समझना है। आप मुझे बोलो 500 किलोमीटर की दूरी है, यानी ये एक्स है, सॉरी ए है ना, ये ए है बिंदु और ये है बी बिंदु। इसकी जो बीच की दूरी है दोस्तों वो कितनी है, आप मुझे बताओगे। इसकी बीच की दूरी जो है दोस्तों वो है हमारे पास कितनी, 500 किलोमीटर। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहां से कोई व्यक्ति एक्स चलता है और यहां से कोई व्यक्ति बाई चलता है। इस एक्स की जो चाल है वो 60 मीटर पर सेकेंड किलोमीटर प्रति घंटा है, माफी चाहूंगा, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों। और ये कितना है, ये है हमारे पास 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक्स सुबह 9 बजे शुरू होता है, एक्स सुबह 9 बजे शुरू होता है, बाई 1 घंटे के बाद शुरू होता है। तो आप मुझे एक बात यहां से बताएंगे, आप मुझे एक बात बताएंगे, अगर ये 9 बजे शुरू होता है यानी कि ये 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर देगा, ये 60 किलोमीटर की दूरी तय कर देगा। यानी अब जो इसके बीच की दूरी बची वो कितनी बची, आप बोलोगे 440 किलोमीटर बची। दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आ गई, 440 किलोमीटर की दूरी बची। यानी अब जो इनको सापेक्ष दूरी तय करनी है, अब यहां से ए भी चल गया, एक्स भी चल गया और यहां से बाई भी चल गया, यानी अब दोनों चल गए। तो एक दूसरे को पार करने में, एक दूसरे को मिलते समय, यानी कि एक दूसरे को कितने समय में मिलेंगे, वो कितनी दूरी तय करेंगे, आपस में तय करेंगे। अब एक 440 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे और उनकी जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 60 ये है और 50 ये है, यानी कि 110 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो 110 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब हो जाएगा 4 घंटे, यानी कि वो 4 घंटे के बाद 6 आवर के बाद मिलेंगे। ठीक है, मिलेंगे। अब मुझे बताओ, अगर वे 9 बजे चलते हैं तो मुझे एक बात बताओ, 9 बजे चलता है वो और 9 बजे के बाद 1 घंटे के बाद यहाँ 10 बज जाते होंगे उसको, यहाँ पे 10 बज जाते होंगे उसको, जब वे एक दूसरे के साथ चलेंगे। यानी कि 10 बजे के बाद उनको 4 घंटे लगते हैं। तो मुझे बताओ 10 बजे के बाद अगर उनको 4 घंटे लगते हैं तो कितना समय लगेगा, 10 और 4 14 होते हैं, यानी कि 2 बजे वो एक दूसरे को पार कर देंगे। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो आपको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इतनी बात आपको समझ में आ गई? 10 यानी कि 10 बजे हो जाएगा और इसमें 4 घंटे और आप ऐड कर देंगे, 4 घंटे आप ऐड कर देंगे तो आपका 2 बजे आ जाएगा, 2 बजे आपके पास आ जाएगा आंसर। ठीक है, बात आ गई आपको समझ में कि नहीं आ गई? 4 घंटे है ना, ये 4 घंटे। थोड़ा सा मैं सोच रहा हूं कि आपको सही से नोट्स मिले तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, आपको 2 बजे भी एक दूसरे से मिल जाएंगे। आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 18। क्वेश्चन समझना है, अच्छा क्वेश्चन है, परसेंटेज का है। एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रम से 50% और 75% बढ़ा दी जाती है। मूल आयतन को प्राप्त आयतन से प्रतिशत में बताना है कितना प्रतिशत है। आप मुझे बताओ, जो बेलन होगा, बेलन का आयतन कितना होगा भाई? बेलन होता है सिलेंडर, सिलेंडर का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। इतनी बात समझ में आ गई? पाई क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, इसको लेने का हमें कोई मतलब नहीं। अब हमें आर इंटू आर और इंटू एच लगाना है। जहां भी इंटू का मतलब हो वहां पे सक्सेसिव लगाना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, हम रेडियस में सक्सेसिव लगाएंगे। रेडियस में सक्सेसिव लगाएंगे यानी कि 50 प्लस 50 हो जाएगा, प्लस 50 50 हो जाएगा 250 बटे हो जाएगा दोस्तों 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 50 50 हो जाएगा, यानी कि 125 हो जाएगा, यानी 125% हो जाएगी रेडियस। अब इस 125 को आप जोड़ोगे 75 में, आपको 125 के साथ 75 में क्या लगाना है, सक्सेसिव लगाना है। तो आप इधर आओ, अब 125 को साथ हमें किसके साथ लगाना, 75 के साथ। तो 75 की मल्टीप्लाई अगर मैं 75 की मल्टीप्लाई अगर मैं किससे करता हूं दोस्तों, 75 की मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं दोस्तों किससे, अगर मैं 75 की मल्टीप्लाई 125 से करता हूं तो कितना आएगा, बोलो बताओ कितना आएगा भाई? 75 की मल्टीप्लाई जब आप 125 से करोगे तो सीधी सी बात है ना, सीधी सी बात है कि 9375 आएगा। और बटे में कितना है, बटे में दोस्तों 100। इतनी बात आपको समझ में आ गई? यानी मैं कह सकता हूं मेरे दोस्त, मैं ये कह सकता हूं कि जब मैं इसको ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 200, यानी 200 ये आ जाएगा 293.75%। यानी मैं कह सकता हूं मेरे दोस्त 293.75%, यानी पहले से कितना प्रतिशत हो गया, पहला उसका कितने प्रतिशत हो गया, आपको बस ये निकालना है। अगर पहले 100% था तो अब 293% बचा, 293% मेरे पास बचा, तो कितना आंसर आपके पास आ जाएगा, आप सीधा सीधा इसका आंसर निकाल सकते हो।
ठीक है, इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई ना दोस्तों, तो इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई यानी कि 300 हो जाएगा, 393। 393 जब हो जाएगा तो आपके पास सही उत्तर आ जाएगा। देखो समझेंगे कैसे। 393 ये आपके पास हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। आप मुझे बताओ, ये इतने की तो वृद्धि हो गई। अब पहले कितना था, पहले 100% था, तो अब कितना हो जाएगा, नया जो आयतन हो जाएगा इसका न्यू, मैं इसको बोल देता हूँ न्यू वॉल्यूम। न्यू जो वॉल्यूम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 393%, 393.75%। और जो ओल्ड था यानी कि पहला जो था ओल्ड, ओल्ड कितना था, ओल्ड था हमारे पास, ओल्ड वॉल्यूम कितना था, 100% था। अब 100% कितना होगा इसका, आप बोलोगे 100% की हमें वैल्यू निकालनी है, किसके सापेक्ष में, 393.75 के हाथ में मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 25.39%। यानी जो पहला वाला उसका आयतन था वो न्यू आयतन के 25.39% बचेगा। आगे आपको बात समझ में। आगे की मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 19 की। 3 अंकों की संख्या का चयन कीजिए, वह संख्या का चयन करने की संभावना क्या होगी जब वो 5 और 9 से कट जाएगी। देखो मुझे एक बात बताइए, 3 अंकों की संख्या कितनी होगी। 3 अंकों की कितनी संख्या होती है, 3 अंकों की संख्या शुरू होती है 100 से, और 100 से शुरू होकर 99 तक जाती है मेरे दोस्त, 99 तक जाती है। यानी मैं कह सकता हूँ ये संख्या जो हो जाएगी मेरे पास वो हो जाएगी 900। 900 संख्या हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। यानी 900 संख्या हो जाएगी जो 3 अंकों की संख्या होगी। अब 900 संख्या होगी, अब ये 900 संख्या अगर 5 5 और 9 से डिवाइड है, 5 और 9 से विभाजित है, यानी कि सीधा सा मतलब है कि 45 से विभाजित है, और 900 संख्याओं में से 45 से विभाजित संख्या निकाल देंगे। भाई इसको 45 से डिवाइड कर देंगे। जब 45 से डिवाइड करेंगे तो कितनी संख्या बचेगी, 20 संख्याएं बचेगी। आप बोलोगे 20 ऐसी संख्या होगी, 3 अंकों की 20 ऐसी संख्या होगी जो 5 और 9 से कंप्लीटली डिवाइड है। तो कितनी संख्या है, कितनी संख्या है दोस्तों, 20 संख्या है। और कितने पे, आप बोलोगे कितनी संख्याएं हैं टोटल, टोटल कितनी संख्या है मेरे दोस्त, कितनी संख्या है टोटल। आप बोलोगे भाई टोटल जो संख्याएं हैं वो आपके पास 900 है, तो 20 को 900 से डिवाइड कर देंगे। जब 20 को 900 से डिवाइड करेंगे तो क्या प्रायिकता आ जाएगी, 1/45 इसका आंसर आ जाएगा, 1/45 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। यानी कि 1/3 इसकी क्या बन जाएगी, संभावना बन जाएगी, पॉसिबिलिटी बन जाएगी 1/45। आगे आपको बात समझ में। 100 से लेकर 100, क्योंकि 100 से हमारी 3 अंकों की संख्या शुरू हो जाती है, 100 से लेकर 99 की हमें संख्या निकालनी है, 999 की, तो कितनी संख्या हो जाएंगी, 90 संख्याएं हो जाएंगी। अब उनमें से हमें 5 और 9 से डिवाइडेड वाली संख्या निकालनी है, तो 5 और 9 से डिवाइडेड वाली संख्या वही तो होगी जो 45 से डिवाइड हो जाएगी। बस 45 से डिवाइड निकाल देंगे, 20 संख्या आ जाएगी। टोटल संख्या कितनी है, 900, और संभावित संख्या कितनी है, 20। देखो ये आंसर, इसका क्वेश्चन का आंसर बताओ आप कितना होगा। आप तो इसका देखते ही आंसर लगा दोगे, मैंने इतनी प्रैक्टिस आपको करा दी। इसका आंसर होगा, देखो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो 2.2 के ऊपर बार लिख सकता हूं, तो 2 के ऊपर बार यानी कि 2 - 0 हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा, 9। तो कितना आ जाएगा, 2/9। 2/9 इसका आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन। ठीक है, आगे की मैं बात करता हूं, कितना आगे की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करते हैं। एक व्यापारी एक थोक व्यापारी से 500 किलोग्राम चावल मान खरीदने जाता है। थोक व्यापारी के पास एक तराजू होता है जो 1 किलोग्राम को 1200 किलोग्राम पड़ता है। बाद में व्यापारी अपने क्रय मूल्य को 25% बिना ये जाने कि उसे थोक व्यापारी द्वारा धोखा हुआ बढ़ा दिया जाता है, बढ़ाकर चिन्हित कर देता है। करने के बाद ग्राहक को 5 किलोग्राम बेचता है, तो व्यापारी का शुद्ध लाभ बताना कितना होगा। आसान क्वेश्चन है और हम इस क्वेश्चन को जानेंगे। आसान क्वेश्चन है। हाँ जी, तो हम बात करते हैं कौन से, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। आप मुझे बताइए, थोक व्यापारी से यानी कि दो चीज होती है। एक तो होती है ये, एक व्यापारी होता है ये, एक होता है ये, और एक होता है 3। ये वाला जो व्यापारी है ना, ये हमें इसके संदर्भ में बात करनी है। ये जब अपना माल लेने जाता है तो इसको पता चलता है कि इसने 1000 किलोग्राम की जगह इसको 1200 किलोग्राम उसको पढ़ लिया जाता है, यानी कि 1000 ग्राम की जगह, यानी मैं कह सकता हूं मैं कि दोस्तों कि 1200 किलोग्राम उसको बताकर उसने 1000 ग्राम दिया। 1200 किलोग्राम बताकर 1200 ग्राम बताकर उसने 1000 ग्राम दिया उसको। अब ये क्या करता है, अब ये दूसरा व्यापारी अपने दूसरी व्यक्ति को बेचता है, यानी कि इसने ये पहले खरीदा, अब इसको बेचता है, तो ये 25% के अधिक में क्या कर देता है, 25% अधिक उसका क्रय मूल्य क्या कर देता है, अंकित कर देता है। तो आप मुझे यहां से बता सकते हो कितना लाभ होगा उसका। देखो उसने जो लिया, उसने लिया भाई 1200 किलोग्राम कह के,
उसने 1200 किलोग्राम कह के उसको 1000 ग्राम मिला, ठीक है। अब उसने क्या काम करा, 25% अधिक चिन्हित कर दिया, यानी कि 4 रुपए की वैल्यू 5 रुपए की बेच दी। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो समझो बात को, ये 3 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएंगे, ये कर जाएगा आपका 6 बार, ये कर जाएगा आपके पास 5 बार, यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 और ये कितना हो जाएगा 25, यानी कि 24 रुपए की वैल्यू 25 रुपए में बेच दी तो कितना लाभ हुआ, 1/24 का लाभ हुआ। 1/24 मल्टीप्लाई 100, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4.17%, क्योंकि 24 चौक 96 होते हैं, तो लगभग 4.17% इसका आंसर आएगा। आ गई आपको बात समझ में कि नहीं आ गई? आगे की मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 22 की। लगातार 3 संख्याओं का औसत पहली संख्या के 1/3 की तुलना में 15 अधिक है। देखो आप एक चीज समझेंगे, यहाँ पे आप एक चीज समझेंगे, सबसे बड़ी संख्या बतानी क्या होगी। देखो इसको मैं आपको ऑप्शन से करना बताता हूँ। आप एक चीज समझेंगे कि यहाँ पे जो भी संख्या ली गई होगी ना, उसकी जो जो सबसे बड़ी संख्या होगी, अब जो सबसे बड़ी संख्या होगी उससे छोटी होगी, उससे छोटी होगी, क्योंकि क्रमागत संख्या ली गई है लगातार। तो जो सबसे छोटी संख्या होगी उसका, वो संख्या जो होनी चाहिए ना, वो संख्या 3 से डिवाइड होनी चाहिए। बस ऐसी संख्या आप निकाल दो। आप मुझे बताओ, अगर देखो मैं इसलिए क्या कह रहा हूं, ये कह रहा है कि पहली संख्या 1/3 होनी चाहिए। अगर पहली संख्या 1/3 होगी, यानी कि वो संख्या कंप्लीटली 3 से डिवाइड होनी चाहिए, तभी तो उसमें 15 जोड़ेंगे भाई। कब तब नहीं तो पॉइंटों में आ जाएगा आंसर, फिर तो पॉइंटों में आंसर आ जाएगा। तो पॉइंटों में आंसर आ नहीं रहा, हमारा एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। तो यानी कि ऐसी संख्या हमें लेनी चाहिए, पहली संख्या वो होनी चाहिए हमारी जो हमारी 3 से विभाजित हो। तो इसमें आप देखेंगे, देखो अगर मैं सबसे बड़ी संख्या 22 लेता हूं तो उससे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 21 और 20 हो जाएगा और 19 हो जाएगा। क्या 19 1/3 हो जाएगा? नहीं हो रहा, यानी कि आंसर नहीं हो जाएगा। अगर मैं 19 लेता हूं तो 19 आ जाएगा मेरे पास और 18 आ जाएगा और फिर आ जाएगा 17। क्या पहली संख्या का 1/3 कर सकते हैं? नहीं कर सकते, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर मैं 23 लेता हूं तो पहली संख्या 23 हो जाएगी, दूसरी संख्या 22 हो जाएगी और उससे पहली संख्या कितनी हो जाएगी, उससे पहली संख्या हो जाएगी दोस्तों 21। क्या इसका 1/3 कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। मुझे बताओ इसका 1/3 कितना होगा? इसका 1/3 होगा दोस्तों 7। अब 7 में क्या जोड़ना चाहिए? 7 में जोड़ना चाहिए मुझे 7 + 15 और 7 + 15 क्या आना चाहिए? मेरा औसत के बराबर आना चाहिए। तो मुझे बताओ 3 संख्याओं का लगातार 3 संख्या है तो औसत तो बीच वाली संख्या होती है, यानी कि यही औसत है हमारे पास, यही तो औसत है, यही तो औसत है, तो यही औसत हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है, यही औसत हो जाएगा और यही हमारे पास यहाँ 22 आ रहा है। तो संख्या क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी हमारे पास 23। 22 भी आंसर नहीं हो सकता। क्या आपको समझ में आई मैंने किस तरीके से आपको बताने की कोशिश की? मैंने बस वो संख्या निकालने की कोशिश की जिससे जिससे सब जिस संख्या का सबसे छोटी संख्या 3 से विभाजित हो जाए। मैं अगर 21 लेता हूं तो उससे सबसे छोटी संख्या उस क्रोनोलॉजी में 19 आएगी, तो वो 3 से विभाजित नहीं है। अगर मैं 19 लेता हूं तो उससे उस श्रृंखला में सबसे छोटी संख्या 17 होगी, तो वो भी 3 से विभाजित नहीं है। अगर मैं 23 लेता हूं तो उस श्रृंखला में सबसे छोटी संख्या 21 होगी जो कि 3 से विभाजित है, तो वही हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम हाँ जी, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहना चाह रहा है उस पर बात करते हैं। आमीन, क्या है नाम इसका, जो भी है चलो इसको ए मान लेते हैं। ये आमीन है, ये बासा है, इसको बी मान लेते हैं, इसको चाज यानी कि सी मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 3 भाई है हमारे, और इन्होंने एक ने 90 दिन में काम करा। क्वेश्चन को पढ़ो, 90, 40 और 12 दिनों में काम करते हैं, लेकिन वे आमीन से शुरू करके हर दिन एक बार में एक काम करते हैं, फैसला करते हैं और अपने परिश्रम के लिए 240 रुपए प्राप्त करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाली धनराशि बतानी क्या होगी। अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक से जाओगे ना, बेसिक से थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाओगे तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, लेकिन मैं आपको बैठा हूं तो परेशान नहीं होने दूंगा। देखो ये कितने दिन में करता है? 40 दिन में, ये 12 दिन में करता है। मैं इनका टोटल का एलसीएम ले लेता हूँ 360। ठीक है, आगे बात समझ में। अब ये क्या है आपके पास? ये आमीन है, यानी कि ए मान लेते हैं इसको, इसको बी मान लेते हैं, उसको सी मान लेते हैं। इनकी क्षमता निकल जाएगी। इनकी क्षमता क्या निकल जाएगी? इसकी क्षमता आ जाएगी 30, इसकी क्षमता आ जाएगी दोस्तों कितनी, 4 नम 36 हो जाएंगे, 9 आ जाएगी, और इसकी क्षमता आ जाएगी दोस्तों 4। इतनी बात आपको समझ में आ गई? यानी ये तो क्लियर हो गया मेरे पास कि इनकी क्षमता 9, 4, 9 और 30 आ जाएगी। अब इतना तो मुझे पता है कि अगर इनकी क्षमता 4, 9 और 30 आई तो इनका पैसा भी इसी के मल्टीपल्स में बटेगा, यानी कुछ तो पैसा बटेगा, लेकिन मल्टीपल में इसके बटेगा। यानी मैं कह सकता हूं अगर जो आमीन को मिलने वाला पैसा है ना, वो 4 से विभाजित जरूर होगा।
बादशाह को मिलने वाला पैसा 9 से विभाजित जरूर होगा, और जो चार्ज है उसको मिलने वाला पैसा या तो 3 से विभाजित होगा या हमारे पास 30 से विभाजित होगा। बस आप अगर आप इसको वैसे सोल्व करोगे तो आपको बहुत सारा समय लग जाएगा। आपको बहुत ध्यान से समझना है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि भाई जब इनकी जो क्षमता है वो इस रूप में आई है तो यानी कि कार्य भी इसी रेशियो में आएगा। अब जो पैसा होगा वो भी इसी रेशियो में बटेगा, यानी कि 4 से विभाजित इसमें कौन सा हो रहा है, देखो आपको 4 से विभाजित हो रहा है, ये हो रहा है, हाँ हो रहा है भैया, ये नहीं हो रहा तो ये भी नहीं हो रहा। आप बोलो 9 से कौन सा विभाजित हो रहा है, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा भैया, ये भी नहीं हो रहा, और ये भी नहीं हो रहा, यानी कि ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो ये आंसर इसका हो जाएगा। देखो ये 4 से विभाजित हो जाएगा, ये 9 से विभाजित हो जाएगा और ये 3 से विभाजित हो जाएगा बहुत आसानी से, तो आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप बेसिक से जाओगे तो बेसिक से आपको बहुत लंबा पड़ सकता है। आगे की मैं बात करता हूं मेरे दोस्त, आगे की मैं बात करता हूं, यदि 5 मार्च 2012 को बुधवार है तो 5 नवंबर 2014 को क्या होगा, मुझे बताओ। 5 मार्च 2012 से अगर मैं 5 मार्च ही अगर मैं 2014 की बात करता हूं तो कितना आएगा भाई, 2 दिन है, बीच में कोई लीप ईयर नहीं है, तो दो वर्ष क्या हो जाएंगे, विषम दिन हो जाएंगे। यानी कि बुधवार के बाद क्या आएगा, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार आएगा। यानी मैं कह सकता हूं 5 मार्च 2014 को जो आएगा ना, 5 मार्च 2014 का जो दिन होगा ना 2014 का, वो होगा मेरे पास कितना, वो होगा मेरे पास शुक्रवार। ठीक है, अब शुक्रवार होगा। अब आप मुझे बताओ 5 मार्च से लेकर हमें 5 नवंबर तक जाना है। 5 नवंबर तक जाना तो उसके बीच के दिन गिन लो। आप जब इसके बीच के आप दिन गिनोगे ना तो आपके पास जो दिन आएंगे वो आपके पास आएंगे दोस्तों कितने, वो आपके पास आएंगे, जब इनके आप दिन गिनोगे इसके बीच में आपके पास जो दिन आएंगे वो आएंगे 245 दिन। 245 दिन आएंगे। अब जब 245 दिन को 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करेंगे 7 से 21 हो जाएगा, 7 पंजे 35, यानी कि पूरा पूरा कट जाएगा। जब पूरा पूरा कट जाएगा कोई विषम दिन नहीं होगा, कोई विषम दिन नहीं होगा। जब कोई विषम दिन नहीं होगा तो शुक्रवार ही इसका आंसर हो जाएगा, शुक्रवार ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे आपको बात समझ में, इतना तो आपको जानता हो, आप जानते ही होंगे कि विषम दिन क्या होते हैं। ठीक है, आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं किसकी, 25 की हम बात करते हैं। देखो 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, x बटे बाई प्लस के जेड माइनस के एक्स हो जाएगा, बराबर बाई बटे जेड प्लस के एक्स माइनस के बाई हो जाएगा, बराबर जेड बटे क्या हो जाएगा, जेड बटे एक्स प्लस के बाई माइनस के जेड हो जाएगा, और ये बराबर है आर के। तो आर का मान क्या हो सकता है ये हमें बताना है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो देखो आप मुझे बताओ, अगर मैं इन सब का मान क्या मान लेता हूं, एक्स की वैल्यू, अगर मैं क्या करता हूं, अच्छा आर का मान को छोड़कर कोई मान नहीं ले सकते। अच्छा आर का किस मान को छोड़कर कौन सा मान नहीं ले सकते ये बताना, क्वेश्चन क्या है, पर ध्यान से पढ़ने की कोशिश करूंगा। आर, तो आर को किस मान को छोड़कर कोई मान नहीं ले सकते ये बताना है। अच्छा, तो आर को छोड़कर कौन सा मान नहीं ले सकते, अच्छा 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 अच्छा, यानी कि वो आंसर निकालना है हमें जो आर का मान हो सकता है। तो सिंपल सा है यार, ये तो एक्स बाई जेड की वैल्यू 1 मान लो आप। जब एक्स बाई जेड की वैल्यू 1 तो आर की वैल्यू 1 हो सकती है, तो ये आंसर हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि -1 तो होगा नहीं। देखो 1/2 भी हो सकता है आंसर, 1/2 भी हो सकता है। जब आप इसको सोल्व करोगे, अगर इसको 1/2 रखोगे ना तो इसको 1/2 रखोगे तो ये भी सेटिस्फाई करेगा, यानी कि आंसर जो होगा आपके पास सी ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि इसको बेसिक से मैं बताऊं तो मैं आपको बेसिक से ही बता देता हूं। देखो आप एक बात बताइए, अगर मैं कहूं कि x अपॉन बाई प्लस के जेड माइनस के एक्स बराबर आर होगा, क्योंकि हर एक वैल्यू आर के बराबर हो जाएगी, तो यहां से मेरे पास एक मान निकल के आ जाएगा किसका, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर इंटू कितना हो जाएगा, आर इंटू दोस्तों बाई प्लस के जेड माइनस के एक्स हो जाएगा। अब इसी तरीके से सारी वैल्यू निकल जाएगी, बाई इज इक्वल टू कितना, आर इंटू एक्स प्लस के जेड माइनस के बाई हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास दूसरी वैल्यू निकल जाएगी कितनी, जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस के बाई माइनस के जेड इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से एक संख्या निकल सकती है आपके पास क्या, देखो एक चीज आप समझेंगे, एक चीज आप मुझे बताएंगे, एक चीज आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे। जब मैं समीकरण 1 और 3 को देखता हूं ना, समीकरण 1 और 3 को, जब मैं समीकरण 1 और 3 को देखता हूं तो इन दोनों समीकरण को जोड़ दो आप। समीकरण ये 1 है मेरे पास और ये मेरे पास है 3। अगर मैं इन तीनों को जोड़ देता हूं तो एक समीकरण मेरे पास बन जाएगी, तो x प्लस के जेड हो जाएगा मेरे पास कितना,
एक्स प्लस के जेड हो जाएगा आर इंटू टू बाई के बराबर, एक्स प्लस के जेड आर इंटू टू बाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं समीकरण 4 और समीकरण 2 को देखता हूं, समीकरण ये 4 हो जाएगी मेरे पास। अगर मैं समीकरण 4 और समीकरण 2 को देखता हूं तो मेरे पास जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा बाई, बाई बराबर जो निकल के आएगा बाई इंटू आर इंटू टू बाई इंटू आर माइनस के बाई हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास। तो यहाँ से एक वैल्यू मेरे पास बन जाएगी। आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है समझने में, लेकिन ध्यान से अगर आप समझोगे तो आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा बाई स्क्वायर माइनस के बाई आर माइनस के बाई इज इक्वल टू 0। जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से आपको 2-3 इक्वेशन निकल के मिलेगी। क्या मिलेगी आपको जब इसको आप सोल्व करोगे आगे, तो आपके पास एक इक्वेशन आएगी टू बाई इंटू आर और इंटू हो जाएगा आर माइनस के 1। ठीक है, और साथ में आ जाएगा दोस्तों प्लस के बाई और इंटू आर माइनस के 1 बराबर हो जाएगा 0। यानी मैं कह सकता हूँ आर माइनस के 1 और इंटू ये हो जाएगा आपके पास टू बाई आर प्लस के बाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि बाई को हम 0 कर देंगे, बाई को 0 कर देंगे तो यहाँ से एक संख्या निकल के आ जाएगी बराबर 0 है। पीछे लिख देता हूँ ना, थोड़ी सी जगह की दिक्कत है। तो ये आपके पास हो जाएगा, एक तो r बराबर 1 हो जाएगा और दोस्तों r बराबर हो जाएगा माइनस के 1/2, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। जब आप इसको सोल्व करोगे, इक्वेशन से सोल्व करोगे तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26, समीकरण की मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। x 3x प्लस के 5x प्लस के 3, 3x प्लस के 5x प्लस के 3। ठीक है, ये 3x स्क्वायर है दोस्तों, 3x स्क्वायर, तभी तो मैं कहता हूँ 3x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 3। आपको बताना है, देखो मूलों की प्रकृति मैंने आपको बताई थी कि d बराबर क्या होगा। अगर d पे डिपेंड करेंगे, अगर हमारा d बराबर 0 होगा तो यानी कि मूल वास्तविक है, d बराबर 0 हो जाएगा तो मूल वास्तविक और रियल है। अगर d बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा, d बराबर अगर मेरे पास बड़ा हो जाएगा ना, बड़ा और बराबर हो जाएगा, तो अब भी मेरे पास मूल कितने हैं, बराबर हैं, यानी कि वास्तविक है, वास्तविक है दोस्तों, मूल वास्तविक है। और अगर एक कंडीशन मेरे पास ये बन गई कि d मेरे पास छोटा हो जाएगा 0 से, d अगर मेरे पास छोटा हो जाएगा ना 0 से, तो काल्पनिक बन जाएगा। ये मैंने आपको एक मॉक टेस्ट में और बताया था, आप बस इसको सोल्व करो। और d क्या होता है, d होता है दोस्तों श्रीधराचार्य का फॉर्मूला, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। d होता है b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, ये होता है। आप इसकी वैल्यू निकाल दो, b स्क्वायर कितना होता है, b स्क्वायर 5 पंजे 25 हो जाएगा, और माइनस के कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 तिया 36, और बटे हो जाएगा दोस्तों 3a यानी कि 2a, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो माइनस की वैल्यू आ रही है, वैल्यू अगर माइनस की आएगी यानी कि 0 से छोटी है तो काल्पनिक हो जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे की मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 27 की। 65 लोगों के समूह में 40 लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, 10 लोग क्रिकेट और टेनिस पसंद करते हैं। समूह में हर कोई दो खेल में से कम एक पसंद करता है, तो कितने लोग टेनिस पसंद करते हैं ये बताना है। केवल टेनिस की बात हो रही, केवल टेनिस की। ठीक है, देखो मुझे बताओ, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम पी, मैंने आपको बताया था कि पी ए यूनियन बी जो होता है ना दोस्तों, उसका फॉर्मूला होता है पी इंटू ए प्लस के पी इंटू बी, और माइनस के होता है पी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। ये कॉमन पार्ट होता है, ये इसकी ए की वैल्यू एक बी की वैल्यू होती है, ये होता है ए टोटल होता है। आपको बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या है, ए की जगह तो हमारे पास क्रिकेट है, तो ए की जगह तो मैं मान लेता हूँ क्रिकेट यानी कि सी, और बी की जगह मैं मान लेता हूँ टेनिस यानी कि टी। यानी मेरे पास हो जाएगा पी इंटू सी यूनियन जो हो जाएगा सी यूनियन टी। सी यूनियन टी कितना हो जाएगा, सी यूनियन टी कितना हो जाएगा, बराबर पी इंटू टी, मैं इसको सी मान लेता हूँ यानी कि क्रिकेट, और प्लस पी इंटू टी हो जाएगा, पी इंटू टी हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। और साथ में हो जाएगा पी, और ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा मेरे दोस्त, ये आपके पास हो जाएगा कितना, यहाँ जो पी है ना, ये पी है नंबर, आप ध्यान रखेंगे, या तो आप इसको पी से डिनोट कर दो, या आपको इसको सी से डिनोट कर दो, सॉरी एन से डिनोट कर दो। ये नंबर होते हैं, ये ध्यान रखेंगे कि नंबर कितने हैं। आप मुझे बताओ इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या है 65, और बराबर कितना, पी और सी की संख्या की, क्रिकेट वाले कितने हैं 40 हैं, प्लस हमें टेनिस वाले बताने हैं, और ये कितने हैं आपके पास टोटल, आपके पास जो टोटल कॉमन है वो कितने हैं, टोटल कॉमन है जो दोनों चीज खेलते हैं, और टोटल कितने हैं हमारे पास, वो है हमारे पास 10। अरे यार क्या हो रहा है ये आज,
ये है हमारे पास 10, ठीक है। आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, P इंटू टी की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी आपके पास, आ जाएगी 35। अब ये तो आ गया नंबर ऑफ P और T, और इसमें से कॉमन पार्ट निकाल दो बस, वही तो। अब ये फॉर्मूला आपके पास इस तरीके से बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास, कॉमन पार्ट 10 है, इसमें कितनी वैल्यू है, इसमें ये हो जाएगा क्रिकेट, ये हो जाएगा टेनिस। टेनिस के टोटल कितने आ रहे हैं, नए पेन से लिख देता हूं, टेनिस के टोटल कितने हैं 35 है, यानी कि इसका मान टोटल हो जाएगा 35, और इसका मान टोटल कितना है 40 है। तो क्रिकेट में बचे कितने होंगे, 30 बचे होंगे, और इसमें कितने बचे होंगे, इसमें बचे होंगे 25। जब आप इसको ऐड करोगे तो टोटल 65 आएगा, यानी कि जो टेनिस वाले लोग हो जाएंगे वो 25 हो जाएंगे। आगे बात समझ में। आगे की मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 28 मेरे पास क्या कहना चाह रहा है। दो ट्रेनें समान दिशा में क्रम से 25 मील प्रति घंटा और 30 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। समान दिशा में, ध्यान रखना एक ही दिशा में चल रही है। यदि पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 1 घंटा पीछे छूट जाती है, 1 घंटा पहले छूट जाती है, मतलब कि जो पहली ट्रेन है दूसरी ट्रेन से 1 घंटा पहले छूट जाती है, तो धीमी ट्रेन गति वाली ट्रेन को तेज ट्रेन वाली गति कितने समय में पकड़ लेगी, ये बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है आपके पास। ये ट्रेन, दो ट्रेन है मेरे पास, T1 मान लीजिए और एक है मेरे पास T2। T1 की जो मेरे पास वैल्यू है वो है मेरे पास 25 मील प्रति सेकंड, 25 मील प्रति घंटा, मीटर नहीं है मील है, ध्यान रखेंगे। अब ये इसकी वैल्यू है 30 मील प्रति घंटा, 30 मील प्रति घंटा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसने क्या बोला है कि पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन से पहले छूट जाती है। तो मुझे बताओ आप, अगर ये आपकी दूरी है, स्टेशन है, और ये स्टेशन यहाँ पे आपके पास T1 है और T2 भी है। अगर T1 आपको पहले 1 घंटा पहले छूट जाती है, यानी कि T1 तब तक दूसरी ट्रेन चले तब तक 25 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी, यानी कि 25 किलोमीटर की, तो T1 तो यहाँ हो जाएगा। अब दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में क्या हो जाएगा, दूसरे केस में दोस्तों ये हो जाएगा, ये दूसरे केस में ये हो जाएगा, यहाँ पे T1 आ जाएगी और यहाँ पे T2 हो जाएगी। तो अब इनके बीच की दूरी कितनी है, 25 किलोमीटर की दूरी है। और मुझे बताओ ये एक ही दिशा में चल रहे हैं, ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, 30 मील प्रति घंटा की रफ्तार से, और ये चल रहा है 25 मील प्रति घंटे की रफ्तार से। तो ये कितनी देर में पार कर देगा, मुझे बताओ। इसकी रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, क्योंकि एक ही दिशा में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 5 मील प्रति घंटा आ जाएगी। जो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड वो कितनी आ जाएगी, 5 मील प्रति घंटा। और 5 मील प्रति घंटा में कितनी दूरी तय करनी है आपको, 25 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, 25 मील की दूरी तय करनी है। तो कितने आ जाएगा, 25/5 बराबर कितना आ जाएगा, 5, यानी कि 5 घंटे में वो तय कर देगी। आपको बात समझ में आ गई होगी जो मैं समझाने की कोशिश की है। आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिनका जन्म फरवरी के अंतिम दिन एक लीप वर्ष में आता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक दिन जन्म की संख्या समान है, यानी कि हर एक दिन जन्म की संख्या समान है। हम मान लेते हैं हर एक दिन एक जन्म हो रहा है ना। अगर हर एक दिन एक जन्म हो रहा है तो जो लीप ईयर्स है उसकी हमें संख्या निकालनी कितनी हो जाएगी। आप मुझे बताओ भाई, लीप ईयर्स में तो एक ही आदमी की जनसंख्या, एक ही व्यक्ति का क्या होगा, आप मुझे बताइएगा। आप मुझे एक बात बताइएगा कि जो लीप ईयर है ना, लीप ईयर, उसमें तो 365 दिन होते हैं। अब लीप ईयर में फरवरी अंतिम दिन यानी कि 29 फरवरी तो एक ही बार आती है। तो अब मुझे बताइएगा 366 दिन होते हैं लीप ईयर में। अब 366 दिन में 366 दिन ही जन्म हो रहे हैं। अब लीप ईयर में जो 29 फरवरी आती है, 29 फरवरी वो अंतिम दिन होता है, उसमें एक ही जन्म होगा। तो एक जन्म की तुलना 366 जन्म से करनी है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, आंसर आ जाएगा 0.06 0 पॉइंट, ये आपके पास आ जाएगा कितना, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 0.273 आ जाएगा आपके पास इसका आंसर। जीरो 0.273 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात आगे समझ में, क्योंकि अब मैं इसको डिवाइड करके बताता हूँ, कहाँ चला गया ये। ठीक है, मैं इसको डिवाइड करके आपको एक बार बता देता हूँ। देखो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं लेता हूँ एक जीरो, मैं पॉइंट में जीरो लगा देता हूँ, पॉइंट ले लेता हूँ एक, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करूँगा तो 2 बार जाएगा लगभग, क्योंकि 3 बार जा नहीं सकता, 36 से 108 होते हैं, 3 बार नहीं जा सकता। 27 यानी कि 2 से जो भी बन रहा होगा वही आंसर होगा, 2732 आंसर इसका हो जाएगा, इतने %। आगे बात समझ में। आगे की मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहना चाह रहे हैं, एक दूध वाला 20% का लाभ कमाता है यदि वह दूध की कुल मूल मात्रा में 10% पानी मिला देता है, तो वह कितना लाभ कमाएगा। यानी हम कह सकते हैं, मैं मान लेता हूं जो दूध का क्रय मूल्य है वो 100 रुपए है,
दूध का क्रय मूल्य जो है वो 100 रुपए है। क्रय मूल्य हम मान लेते हैं, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है दूध का, वो 100 रुपए है। अब अगर वो 20% का लाभ कमाएगा, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120 रुपए हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, एसपी बोलते हैं। इतनी बात समझ में आएगी, सेलिंग प्राइस बोलते हैं। अब उसने क्या बोला है कि अगर दूध में 10% पानी मिला दिया जाएगा, तो मुझे बताओ अगर दूध में 10% पानी मिला दिया जाएगा, 100% दूध बनाने के लिए उसने 90% पानी दूध मिलाया, यानी कि मिल्क हो गया, और प्लस के 10% पानी मिलाया। पानी की तो कोई वैल्यू नहीं है, हालांकि पानी की वैल्यू है, लेकिन इसके हिसाब से पानी की वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि पानी उसको फ्री में मिल गया। तो उसने कितने लीटर दूध खर्च करा, आप बोलो 90 की अगर दूध खर्च करा तो उसका 90 रुपए खर्च हुए होंगे। अब उसने बेचा कितने में है, उसने बेचा 120 रुपए में, क्योंकि समान रुपए में बेच रहा है। अब मुझे बताओ कितने का फायदा हुआ, 30 का फायदा हुआ, किस पे, 90 पे फायदा हुआ, मल्टीप्लाई 100%, तो आंसर क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 33.33 आंसर आ जाएगा। यानी कि 33 सही 1/3% इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 की। ठीक है, एक लंब प्रिज्म की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 143 वर्ग मीटर है और उसके आधार की परिधि इतनी है। देखो पार्श्व, ये मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं, पार्श्व पार्श्व पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है ना, वो बराबर होता है दोस्तों परिधि, आधार की परिधि और मल्टीप्लाई उसकी क्या, ऊंचाई। ठीक है, तो आपको इसकी वैल्यू रखनी है, ये कितना है आपके पास 43 बराबर 143 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 13 इंटू एच, तो इससे डिवाइड कर देंगे तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 11, यानी कि उसकी ऊंचाई हो जाएगी 11 सेंटीमीटर। ये फॉर्मूला याद रखना, आपको क्षेत्रफल बराबर परिधि इंटू ऊंचाई होता है। आगे की मैं क्वेश्चन नंबर हम 32 की बात करते हैं। एक निश्चित सटीकता के प्रतिशत पर 3 अंदाज लक्ष्य को मार सकता है। यदि मौसम खराब है, मतलब मौसम में हवा रहती है, तो उसकी सटीकता 20% कम हो जाती है। ठीक है, हो जाती है। अगर वह मौसम में हवा होने पर 350 शॉट में 196 बार निशाना लगा देता है, तो सामान्य परिस्थिति में 250 शॉट के साथ उसको सटीकता कितनी होगी, उसको सटीक निशाने कितने लगेंगे। आप मुझे बताओ, अगर सामान्य स्थिति की मैं बात करता हूं, सामान्य स्थिति, अगर सामान्य स्थिति की हम बात करते हैं, तो मान लीजिए वो x% से अपना सटीकता लगा देता है। अगर हम हवा की बात करते हैं, हवा अगर चल रही है तो कितनी, मैं मान लेता हूँ 20% कम है, यानी कि 0.8x मान लीजिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब उसने बोला कि हवा जब चल रही है ना, तो उसने 350 शॉट लिए और 350 शॉट में से 196 शॉट उसने मार दिए। अब ये जो बराबर हो जाएगा, मुझे बताओ, ये तो सटीकता ही है। अब ये सटीकता जो बराबर हो जाएगी 0.8x के बराबर हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई, बिल्कुल इतनी बात आपको समझ में आ गई, बोलो इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके मल्टीपल 100 भी तो करना है, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है ना। ठीक है, ये आगे बात समझ में। अब इसको आप सोल्व करो, तो जब आप इसको सोल्व करोगे ना दोस्तों, तो यहां से जो आपकी x की वैल्यू निकल के आएगी, वो निकल के आएगी 70%। आप जब इसको सोल्व करोगे, देखो 1 0 से 1 0 चला जाएगा, 5 से कट जाएगा 7 बार, और 5 से कितनी बार कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 2 बार, 7 से कितनी बार कट जाएगा आपका, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो जाएंगे, 7 8 56, और ये कितना आ जाएगा आपके पास, 28 दूनी 56 होते हैं। अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें 1/8 से, यानी कि 70 आपके पास आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 70%, यानी उसकी सटीकता थी 70%। x की जो वैल्यू है 70% है। आगे ही आपको बात समझ में। अब इसका 25 जो 250 उसने निशाने लगाए, उसकी 70% सटीकता निकाल दो आप, 70/100 हो जाएगा, तो 25 7 175 हो जाएंगे, यानी कि 175 शॉट उसके लग जाएंगे। यानी हम कह सकते हैं 175 शॉट उसके लग जाएंगे। आगे बात समझ में। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 की। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 है, एक घोल में 5:3 के अनुपात में सिरका और पानी, घोल के किस हिस्से को पानी से बदलना चाहिए ताकि नए घोल में समान मात्रा में सिरका और पानी रहे। अच्छा क्वेश्चन है, देखो मिक्सचर और एलिगेशन का क्वेश्चन है। आपको एक बात ध्यान से समझनी है। मैं मान लेता हूं कि जानकारी जो हमें दी गई है, वो मान लेता हूं मैं 5 जो है मेरे पास कितना है, सिरका और पानी है ना, तो 5 क्या है, 5 है सिरका मान लेते हैं हम, और जो 3 है वो कितना है, वो है पानी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर मुझे आप बताइए, अगर मान लेते हैं कि हम x लीटर उसमें क्या जोड़ रहे हैं, पानी जोड़ रहे हैं, तो x लीटर सिरका में से निकालना पड़ेगा।
भाई एक्सीलेटर अगर पानी जोड़ रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ 3 में एक्सीलेटर हम पानी जोड़ रहे हैं तो सिरके में से तो वो निकालना पड़ेगा क्योंकि रिप्लेस कर रहे हैं ना, तो सिरके को माइनस करना पड़ेगा एक्सीलेटर। अब ये जो आ जाएगा वो अनुपात 1 में आ जाएगा आपका, यानी कि 1/1 में आ जाएगा। आप यहाँ से वैल्यू निकाल दो, आप यहाँ से वैल्यू निकाल दो, कितना आएगा 3 प्लस के एक्स बराबर 5 माइनस के एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 प्लस के एक्स बराबर 5 माइनस के एक्स हो जाएगा, और एक्स कितना हो जाएगा 2x, ये बचेगा 2, यानी कि एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1। जब x की वैल्यू 1 आ गई मेरे दोस्त, तो 5 सिरके में से कितना भाग निकालना, 1/5 भाग निकालना है, क्योंकि 5 सिरका है, एक भाग निकालना तो 1/5 भाग निकालना पड़ेगा, यानी कि आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 34 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहना चाह रहा है, 10 छात्रों के समूह के बीच 320 रुपए इस तरीके से हमें क्या करने हैं, विभाजित करने हैं, ताकि प्रति एक लड़के को 3:100 छात्रों के बीच में विभाजित करने, प्रत्येक लड़के को 3:3.60, प्रत्येक लड़की को 2.40 मिले, तो लड़कियों की संख्या क्या होगी, आप मुझे बताओ। लड़के यानी कि बॉयज हो गए, लड़की यानी कि गर्ल होगी। इनको कितने रुपए मिलते हैं, इनको मिलते हैं 3.60, इनको मिलते हैं 2.40। आप मुझे बताओ टोटल छात्र कितने हैं, 100 है, और पैसे कितने हैं टोटल 320, यानी कि टोटल छात्रों का अनुपात जो आ जाएगा वो 1/2 आ जाएगा, 3.12 आ जाएगा। आप इनका क्या निकाल दो, आप इनका वो निकाल दो। जब आप इसमें से क्या करोगे, ये माइनस करोगे तो कितना बचेगा, आप बोलोगे 48 बचेगा। पॉइंटों को मैं हटा ही देता हूँ। इसमें जब माइनस करोगे तो कितना बचेगा, आप बोलोगे भैया देखो 60, तो ये बच जाएगा 60, और 12 कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा, सॉरी 52। इतना ही तो आएगा, बोलो इतना ही तो आएगा। आंसर निकाल दो। आंसर क्या कहना चाह रहा है, टोटल छात्र कितने हैं, 100 है, तो आप इसको डिवाइड कर लो। ये मुझे बताओ इतना ही बचेगा ना, 0, और हाँ इतना ही बचेगा आपका। नहीं नहीं नहीं, 72 बचेगा दोस्तों, ये 72, क्योंकि 60 है ना, ये 60 और 12 72 बचेगा, माफ़ी चाहूँगा, ये 72 होगा। आप इसको डिवाइड करो 12 से, 12 चौक 48 होते हैं और 12 छंग 72 होते हैं, यानी मैं कह सकता हूँ 6:2 में हो जाएगा, और 6:2 का मतलब हो जाएगा 10, और 10 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 100, तो इसमें लड़की कितनी हो जाएंगी, लड़की हो जाएंगी 40, गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स 40 हो जाएंगे, 4 × 10 बराबर कितना हो जाएगा 100, सॉरी 40। आगे बात समझ में। आगे की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहना चाह रहा है, इस तरीके का क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उस शॉर्ट ट्रिक से आप जाना है। ये हो जाएगा 1 सही 1/2, 1/1/2 प्लस हो जाएगा 1/2 × 3, प्लस हो जाएगा 1/3/4, और इसी तरीके से चलता रहेगा 1/49 × 50। ठीक है, और इसको 2 दशमलव तक हमें बताना है, 2 दशमलव तक स्थान तक हमें बताना है। इसका जो आंसर होता है ना दोस्तों, इसका आंसर होता है पहली संख्या। इसका जो आंसर होता है, जो पहली संख्या है ना आपके पास, पहली संख्या यानी कि 1 जो होगा है आपके पास 1, उसको 1 में से 1/1 में से माइनस कर देंगे 1/40, यानी कि ये जो पहला है 1/1, इसमें से माइनस कर देंगे 1/50। 1/50 जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे भैया ये आ जाएगा आपके पास 49/50। 49/50 को कर देंगे 0.98, 0.98 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। और ये होता कैसा है मैं आपको बताऊं, ये इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि ये इसलिए होता है जब हम इसको सोल्व करेंगे ना इसको, तो हम इसको लिखेंगे 1/1, ठीक है, और माइनस में हम इसको लिख देंगे कितना, मैं जब इसको लिखूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/1 माइनस के 1/2, ये तो लिखूंगा भाई, तभी तो लिखूंगा, देखो कितना हो जाएगा 2 माइनस 1/1/2, ये तो होगा। तो इसी तरीके से ये माइनस वाली संख्या सब कटती चली जाती है। ठीक है, आगे बात समझ में। आगे की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 36। श्रेया एक दिन में 6 घंटे, एक दिन और 6 घंटे एक काम पूरा कर सकती है, जबकि श्रद्धा श्रद्धा 2 दिन और 12 घंटे में काम पूरा कर सकती है। यदि वे एक साथ काम करती हैं तो पूरा काम कितने दिनों में हो जाएगा। आप मुझे बताओ, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और प्लस में 6, तो 24 और 6 कितना हो जाएगा, तो ये श्रेया है, श्रेया को एस बाई मान लेते हैं और श्रद्धा को एच डी मान लेते हैं। ये 24 + 6 कितने 40, 30 दिन में काम करती है, 30 घंटों में। और ये कितना हो जाएगा, आप मुझे बताओ, 24 दूनी 48 हो जाएंगे, और 48 प्लस कितने 12, तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। आप इनका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, आप बोलोगे भैया 60 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, यानी कि 60/3 कितना हो जाएगा 20, 20 दिन में टोटल काम हो जाएगा दोनों के द्वारा। आगे बात समझ में। 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं।
37 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुलक का क्वेश्चन है, यानी कि जो लुप्त वैल्यू वो हमें बतानी है। बहुलक इसमें दे रखा है 62। बहुलक क्या होता है, मोड क्या होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है, आप समझेंगे, आपको क्रोनोलॉजी में ही दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान से समझेंगे, आप बताएंगे मुझे। आप मुझे बताओ 21 इसमें कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, ठीक है। 22 इसमें कितनी बार आया है, 2 बार आ रहा है। 60 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। और 63 कितनी बार आया है, 63 आया 4 बार, 5 बार, सॉरी 5 बार। और 62 कितनी बार आया है, 62 आया है दोस्तों 5 बार। ये 5 बार 62 है, तो 5 बार तो 62 है, और 5 ही बार 63 है। तो मुझे बताओ, अगर अगर इसका बहुलक, अगर इसका जो मोड है वो 62 है, तो यानी कि अगली संख्या जो होनी चाहिए हमारी वो 62 होनी चाहिए, ताकि उसका बहुलक 62 बन जाए, यानी कि 62 6 बार आ जाए, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 62 की हो जाएगी, 62 सीट की हो जाएगी, यानी कि हमारे पास बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। लुप्त संख्या जो है वो 62 है। आगे की मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहां से आ गया ये भाई, इसकी क्रोनोलॉजी ना थोड़ी सी अलग हो गई, तो आप इसके नंबर पे नहीं जाना। एक टैंक में 2 पानी की नल हैं, जो खाली टैंक को क्रम से 12.5 घंटे और 40 घंटे में भर सकते हैं। यह देखा गया कि टैंक के तले में एक स्राव बिंदु है, जो पूरे टैंक को 100 घंटे में क्या करता है, खाली करता है। यदि खाली टैंक को भरने के लिए दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 2 घंटे बाद नीचे रिसाव का पता चलता है, तो हमें टैंक इनलेट बंद करना पड़ता है, तो कितने समय में पूरा टैंक खाली हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, आसान भी नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एक इनलेट 1 है, मैं इसको मान लेता हूं एक, ये ए मान लेता हूं। ये क्या करता है, ये भरता है 12.5 घंटे में। उसके बाद ये बी है, जो भरता है कितने घंटे में, 40 घंटे में। उसके बाद एक सी है, जो खाली करता है 100 घंटे में। इसका मैं एलसीएम मान लेता हूं 200। 200 एलसीएम मानूंगा तो 8 दूनी 16 आ जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, आप 5 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2। यानी मैं कह सकता हूं दोस्तों, अब इन्होंने 2 घंटे तक तो तीनों चले, 2 घंटे तक तीनों चले, यानी कि कितना हो जाएगा 21। तो 21 घंटे तक तो दोनों चले, 21 और माइनस के 2 आएगा ना, 21 माइनस के 2, यानी कि 19 घंटे तो दोनों चले, 19 तो दोनों चले। और 19 दूनी कितने, 2 घंटे तक चले, यानी कि 19 की क्षमता से 2 घंटे, यानी 38 अब तक भर चुका है टैंक। 2 घंटे के बाद टैंक 38 भर जाएगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस में है ना दोस्तों। तो इतनी क्षमता, इस सारी की क्षमता जोड़नी पड़ेगी, 21 में से 2 घटाना पड़ेगा, ये तो 19 क्षमता से 2 घंटे तक चले, यानी कि 38 टैंक भर गया। अब ये पूछ रहा है कि 38 टैंक ए के द्वारा कितने घंटे में खाली हो जाएगा, तो एक सी के द्वारा, तो 38 की क्षमता कितनी है, सी की 2 है, बल्टी बराबर कितना हो जाएगा 19, यानी कि 19 घंटे में खाली कर देगा। आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी आराम से। आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर नहीं है हमारे पास, थैंक यू है बस, ठीक है। तो यानी कि वो 40 नंबर क्वेश्चन, थोड़ी सी क्रोनोलॉजी गलत होगी, लेकिन क्वेश्चन 40 ही है इसमें, आपने थोड़ी सी क्रोनोलॉजी पे नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसा किया था मैंने, दो अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे ना, वो शुरू में रख दिए थे, तो क्रोनोलॉजी पे नहीं जाएंगे। आपका जो क्लास है वो इतनी ही है, और 40 क्वेश्चन ही है। तो कैसी लगी आपको क्लास, ये आपको दोस्तों बताना है कमेंट करके। टेलीग्राम आपको चैनल ये ज्वाइन कर लेना है, इस पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाती हैं, जो भी मॉक टेस्ट की पीडीएफ होती है, जो भी आपकी जो हम करते हैं पीवाई की सीरीज, उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाती है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।